लुसेंट और अरिहंत के 5000 प्रश्नों के लिए ये 20वां भाग होगा। इसी भाग के साथ आपका 10,000 प्रश्न पूरे हो जाएंगे। अगर आप चाहते हैं इसका पीडीएफ डाउनलोड करना तो आप अलग अलग इस ऐप पे जाके इसका पीडीएफ डाउनलोड कर पाएंगे। इस ऐप का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। चलिए शुरू करें ये वीडियो। इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, उसके बाद बेल आइकन दबाएं, उसमें ऑल सेलेक्ट करें इसी तरह की बेहतरीन वीडियो सबसे पहले पाने के लिए। क्वेश्चन है कि उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार की घड़ी का प्रयोग करते हैं। मतलब कि जब कोई हम उपग्रह भेजते हैं, जैसे कि इंडिया का है इसरो, अमेरिका का है नासा, तो जो भी यहाँ से उपग्रह भेजा जाता है वहाँ पे जो अंतरिक्ष यात्री जाते हैं, जो अंतरिक्ष में यात्री जाते हैं, वो किस तरह की घड़ी का प्रयोग करते हैं। क्योंकि नॉर्मल घड़ी वहाँ पे उतने अच्छे से वर्क नहीं करेगी, तो इसलिए वहाँ पे स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग किया जाता है। एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखता है, तो इसे दिखता है काला, लेकिन हम लोग जब देखते हैं तो आकाश हमें कैसा दिखता है, नीला। अगला क्वेश्चन है किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं। देखिए, किरचॉफ का नियम से ये भी पूछा जाता है कि किरचॉफ का नियम किससे संबंधित है, तो ये है ताप से, यानी कि अच्छे उत्सर्जक अच्छे अवशोषक होते हैं, ये है किरचॉफ का नियम। अगला है कि आदर्श गैस की आंतरिक ऊर्जा किस पर निर्भर करती है। तो जो आदर्श गैस होता है इसकी आंतरिक ऊर्जा डिपेंड करती है टेम्परेचर पे। आगे बढ़े तो कौन सा ऊतक शरीर के तापक्रम को नियंत्रित करता है, तो ये होता है संयोजी ऊतक, जिनको हम कनेक्टिव टिश्यू भी बोलते हैं। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि वह पौधा कौन सा है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में श्वसन कर सकता है, तो यह है क्लोरेला। देखिए, होता क्या है कि एक पौधे को भोजन बनाने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत पड़ती है। कब? दिन के समय। लेकिन रात के समय पौधों को भी ऑक्सीजन की जरूरत पड़ने लगती है। लेकिन एक ऐसा पौधा है क्लोरेला जो कि बिना ऑक्सीजन की उपस्थिति में भी अपना काम कर सकता है। इसी तरह कुछ पौधे ऐसे होते हैं जो कि बिना मिट्टी के अपना पूरा काम कर लेते हैं। जैसे आप देखेंगे कि उनको ऑफिस में लगाया जाता है, गमले में, उसमें केवल पानी भरा है और वहाँ पे वो पौधा पूरी तरह काम कर रहा है। अगला है कि प्लेग की बीमारी की जीवाणु के द्वारा होती है। तो प्लेग की बीमारी होती है पास्चुरेला प्रेस्टिज के कारण। पहले प्लेग होता था, अब तो प्लेग खत्म हो चुका है। तो जब प्लेग आता था तो सबसे पहले चूहे मरने लगते थे, और जब ये प्लेग पकड़ लेता था किसी गांव में तो कहा जाता है कि गांव के गांव साफ हो जाते थे। अगला है कि कोशिका के किस भाग को साइट ऑफ कंट्रोल कहा जाता है, तो यह है केंद्रक। अगला है कि कौन सा प्रोटीन रक्त को थक्का बनाने में मदद करता है, तो यह है फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन। ये जो प्रोटीन है रक्त को थक्का बनने में मदद करता है। मतलब कि आप देखेंगे शरीर पर कहीं भी अगर खून निकलना शुरू हो जाए तो थोड़ी ही देर में वहाँ पे थक्का बन जाता है और आपके खून का निकलना बंद होने लगता है, अगर वो थोड़ा बहुत कटा है तो वहाँ पे ये जो थक्का बनने की काम होता है ये इसी प्रोटीन के कारण हो पाता है। अगला है कि पागल कुत्ते के काटने से कौन सी बीमारी होती है, तो ये होती है हाइड्रोफोबिया, इसको हम रेबीज भी बोलते हैं। आगे बढ़े तो अगला है कि पचे हुए भोजन एवं हार्मोन का शरीर में संवहन किनके द्वारा होता है। संवहन मतलब कि ले जाना, ले आना, तो ये होता है प्लाज्मा के द्वारा। शैवाल, एस्ट, अमीबा में किस प्रकार का विभाजन होता है, तो ये होता है अर्धसूत्री विभाजन, जिसको हम एमार्टियसिस भी बोलते हैं। अगला है कि कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है। जो कांच हम देखते हैं तो ये होता है सोडियम कैल्शियम के कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर कांच मिलता है। आपको बता दें कि ये सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। अगर आपने रेलवे का एग्जाम दिया होगा तो आप देखेंगे कि सभी क्वेश्चन आपके किसी न किसी साल पूछे जा चुके हैं, और इस तरह के लिए ये 96वां पार्ट है। आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पे जाके आपको ऐप डाउनलोड करना पड़ता है। तो ऐप में आप टेस्ट भी दे पाएंगे, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ भी पाएंगे, या फिर अगर चाहते हैं पीडीएफ तो पीडीएफ भी आपको ऐप में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है कि नाखूनों और बालों में उगने वाले उत्तकों को क्या कहा जाता है। तो नाखून और बालों में जो भी उत्तक होते हैं उनको हम बोलते हैं क्रेटिनोफिलिक। अगला है कि जर्मन सिल्वर किसका मिश्रण होता है, तो जो जस्ता और निकिल को मिलाने के बाद बनता है जर्मन सिल्वर। ये क्वेश्चन मिश्रण में भी पूछा जाता है।
अगला क्वेश्चन है कि फूल गोल्ड मतलब कि बेवकूफों का सोना किसको कहते हैं? तो ये होता है आयरन पाइराइट या फिर आयरन सल्फेट, इसको हम कहते हैं बेवकूफों का सोना। अगला है कि एक एंगस्ट्राम किसके बराबर होता है? तो एक एंगस्ट्राम होता है 10⁻⁻10 मीटर के, ये होता है एंगस्ट्राम का। लेकिन क्या आप बता पाएंगे कि एक माइक्रोन में कितना मीटर होता है? अगर हाँ तो कमेंट करके बताइएगा। चलिए हम बता देते हैं 10⁻⁻6। अब आप कमेंट करके बताइए कि एक माइक्रोन में कितना एंगस्ट्राम होगा। क्वेश्चन थोड़ा हार्ड है लेकिन आप उत्तर देने की कोशिश जरूर करिए। क्वेश्चन है कि डिहाइड्रेशन में शरीर में मुख्यतः किस रसायन की कमी हो जाती है? तो डिहाइड्रेशन होने का मतलब है कि हमारे शरीर में नमक यानी कि NaCl की कमी हो जाएगी। आगे बढ़े तो अगला है कि E बराबर mc² को किसने प्रतिपादित किया था, मतलब कि किसने दिया था? तो E बराबर mc² बताया गया था आइंस्टीन के द्वारा, जो कि एक ऊर्जा का नियम है। रॉकेट किस सिद्धांत पे काम करता है? तो ये काम करता है संवेग संरक्षण पे। आगे बढ़े तो अगला है कि समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या होती है? मतलब कि जब हम समुद्र की यात्रा करते हैं तो उस समय दूरी हम मापते हैं नॉटिकल मील में। समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो ये होनी चाहिए व्यक्ति की आधी, यानी कि व्यक्ति अगर 6 फुट का है तो 3 फुट का दर्पण रहेगा तो व्यक्ति अपने आप को पूरा उसमें देख पाएगा। देखिए हम आपको बता दें कि अगर आप इस तरह की जो भी सीरीज है उसको कवर करते हैं तो आपको इसमें से 50% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आप देखते ही क्वेश्चन पूरा कर देंगे। जैसे कि ये इतना क्वेश्चन पढ़ते ही आपको पता चल जाएगा कि आगे क्या पूछा गया है। ऐसा इसलिए है क्योंकि कई क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं। इस तरह जब हम वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम देखते हैं कि अधिकतर क्वेश्चन बार बार रिपीट होते हैं और उनके आपके एग्जाम में आने के चांसेस भी ज़्यादा होते हैं। अगला है कि किस सामान्य यंत्र की सहायता से पराश्रव्य तरंगें उत्पन्न की जाती हैं? तो ये होता है सोनार। पराश्रव्य तरंगें मतलब कि देखिए अगर 20 से 20,000 हर्ट्ज तक की ध्वनि है तो इसे हम सुन पाएंगे, इन्हें हम श्रव्य तरंग बोलते हैं। लेकिन अगर 20,000 से अधिक हो जाए तो उन्हें हम नॉर्मल कानों से नहीं सुन सकते हैं, इन्हें पराश्रव्य ध्वनि बोलते हैं। उसी तरह पराश्रव्य तरंगें भी होती हैं और ये सोनार के द्वारा उत्पन्न की जाती हैं। सोनार का काम होता है किसी भी चीज का समुद्र में पता लगाना, उसके लोकेशन के बारे में, उसकी स्थिति के बारे में, तो ये होता है सोनार। अगला है कि लैंगर हैंस द्वीप कहाँ पाए जाते हैं? तो ये पाए जाते हैं अग्नाशय में। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि कैंडिला किसका मात्रक है? तो यहाँ पे हमें 7 मात्रक और कुछ मूल मात्रक बताए जाते हैं। मूल मात्रक होते हैं 7, तो यहाँ पे कैंडिला होता है ज्योति तीव्रता का मात्रक। तेल दीपक की बत्ती में तेल किस कारण से ऊपर चढ़ता है? मतलब कि आप देखेंगे कि अगर कोई एक लैंप है तो यहाँ पे इसकी तेल वाली टंकी होती है लेकिन इसकी लाइट यहाँ जल रही है, तो यहाँ पे ये क्यों चढ़ जाता है? तो ये जो केशिकात्व क्रिया होती है उसके कारण, केशिकात्व के कारण। ये भी पूछा जाता है कि किसान नमी बचाने के लिए खेतों की जुताई कर देता है, वहां पर भी केशिकात्व क्रिया होती है। अगला है कि ध्वनि की चाल अधिकतम किसमें होगी? ऑप्शन दे देगा लोहे में, पानी में, निर्वात में, तो अधिकतम होगी इस्पात में। सोनार अधिकांशतः किसके द्वारा प्रयोग में लाया जाता है? तो अभी हमने आपको बताया कि समुद्र के कामों में यूज किया जाता है, तो समुद्र में होगा नौ संचालन। अगला है कि संतान के निर्धारण के लिए किनका गुणसूत्र उत्तरदायी होता है? तो यह है पुरुष, यानी कि जो संतान होने वाली है ये बेटा होगा या बेटी होगी, ये डिपेंड करता है पुरुष के मतलब उसके पिता के क्रोमोसोम पे। संतान के लिंग के निर्धारण में माता का कोई रोल नहीं होता है। अगला है कि महासागर में डूबी हुई वस्तुओं की स्थिति जानने के लिए किस यंत्र का प्रयोग किया जाता है? तो यह है सोनार। आप देखेंगे कि एक ही वीडियो में सोनार से 3 से 4 तरह के क्वेश्चन आ गए। अगला है कि मस्तिष्क संबंधी बीमारियों को अगर पता करना है तो आपको क्या कराना पड़ेगा? तो ये कराते हैं EEG, एक तरह का टेस्ट है। अगला है कि शरीर में ऑक्सीजन की पूर्ति किसके माध्यम से होती है? ये होती है RBC के द्वारा, रेड ब्लड सेल्स के द्वारा, जिनको हम लाल रक्त कोशिकाएं बोलते हैं। इनका जीवन काल होता है 120 दिन। 2 तरह की खास करके होती हैं, RBC और WBC। अगला है कि स्वाइन फ्लू फैलने वाला वायरस का नाम क्या है? तो यह है H1N1। H1N1 यह स्वाइन फ्लू फैलाने वाला वायरस। आगे बढ़े उससे पहले आशा है कि आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो इसे जरूर लाइक करें
और आप इसका पीडीएफ जरूर डाउनलोड करें। वहाँ पे आप कम समय में पूरी वीडियो को कवर कर सकते हैं। इसलिए आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स पे मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि ग्रहों के गति के नियम को किसने प्रतिपादित किया था। तो ग्रहों का जो भी गति का नियम है इसको दिया गया था केपलर के द्वारा। अगला है कि साबुन का बुलबुला किन कारणों से रंगीन दिखाई देता है। तो ये होता है प्रकाश का व्यतिकरण। प्रकाश का कई गुण है जो कि पूछा जाता है, अपवर्तन, परावर्तन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन और प्रकाश का व्यतिकरण। अगला है कि किन्हें लाल द्रव के उपनाम से जाना जाता है। तो पोटेशियम परमैंगनेट को हम लाल द्रव भी बोलते हैं, KMnO4। अगला है कि मनुष्य के लार में पाया जाने वाला एंजाइम कौन सा होता है। यह है टाइलिन, जो कि भोजन को पचाने में काम आता है। चाबी भरी हुई घड़ी में कौन सी ऊर्जा होती है। तो ये होती है स्थितिज ऊर्जा। जैसे कि आप देखे होंगे कोई बच्चों का खिलौना है, जैसे कि जोकर है, उसमें जब चाबी भरा जाता है उसके बाद चाबी को छोड़ने के बाद ये अपना वर्क करता है। अगला है कि उत्तेजित भीड़ को तितर बितर करने में पुलिस के द्वारा प्रयोग की जाने वाली जो अश्रु गैस होती है क्या होती है। तो इसमें होता है अमोनिया। यहाँ पे देखिए ये जो स्थितिज ऊर्जा वाला क्वेश्चन था इसमें आपको कुछ और बता दें। ऊर्जा के बारे में ये बताया गया कि ऊर्जा को कभी खत्म नहीं किया जा सकता। ऊर्जा का केवल एक रूप से दूसरे रूप में डायवर्जन हो सकता है। जैसे कि स्थितिज ऊर्जा, जब आप चाबी भरते हैं तो उस समय स्थितिज ऊर्जा रहती है, लेकिन जो ही हम छोड़ते हैं वही स्थितिज ऊर्जा गतिज ऊर्जा में कन्वर्ट हो जाती है। तो इस तरह जैसे कि आप देखेंगे कि प्रकाश ऊर्जा को हम ऊष्मा में बदल सकते हैं बल्ब के द्वारा, या फिर डायनोमो के द्वारा आप देखेंगे कि हम यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में बदलते हैं। अगला क्वेश्चन है कि सिक्का किस धातु का बना होता है। जो सिक्के होते हैं तो इसमें होता है तांबा लगभग 88% और दूसरा होता है टिन लगभग 12%। टेस्ट ट्यूब बेबी का अर्थ क्या है। मतलब आपने सुना होगा टेस्ट ट्यूब बेबी, पहले टेस्ट ट्यूब बेबी का नाम ये था, टेस्ट ट्यूब बेबी ये होता है। तो टेस्ट ट्यूब बेबी का मतलब क्या होता है। तो ये होता है पात्र निषेचन। मतलब कि जो निषेचन की क्रिया होगी ये एक ट्यूब में होगी और फिर उसको गर्भाशय में प्रतिरोपित कर दिया जाता है। अगला है कि लीवर में भविष्य के लिए कौन सा विटामिन भंडारित रहता है। ये होता है विटामिन ए। विटामिन ए आपके लीवर को भी इफेक्टेड करता है और बी और सी ऐसे विटामिन है जो कि द्रव में घुलनशील है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। अगला है जिसको हम किडनी बोलते हैं या फिर ब्रिक, इसकी कार्यात्मक इकाई कौन सी होती है। तो इसको हम बोलते हैं नेफ्रॉन। एक शराबी व्यक्ति में किस विटामिन की कमी हो जाती है। तो ये होता है विटामिन सी। और देखिए जब विटामिन सी की कमी होगी तो विटामिन डी की भी कमी हो जाएगी और उससे क्या होगा कि हड्डियां कमजोर होंगी और दांतों पे असर पड़ेगा, आपके नाखूनों पे भी असर पड़ता है। अगला है कि कवक में संचित भोजन किस रूप में रहता है। तो कवक में जो भोजन होता है ये होता है ग्लाइकोजन। अगला है कि ज्वालामुखी पर्वतों में कौन सी गैस निकलती है। तो ये होता है सल्फर डाइऑक्साइड। और भारत का प्रथम न्यूक्लियर रिसर्च रिएक्टर कौन है। यह अप्सरा। कहाँ पे है, महाराष्ट्र में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि ये कहाँ है। तो ये है महाराष्ट्र में। आगे बढ़ते हैं तो कार्य का CGS पद्धति में मात्रक क्या है। पद्धतियां 3 होती हैं, MKS, CGS, FPS। तो पूछा गया है CGS में तो ये होता है अर्ग। मोटर गाड़ी में ईंधन के रूप में प्रयुक्त गैसोहोल किसका मिश्रण होता है। जो मोटर गाड़ी में मतलब कि बाइक में हम ईंधन डालते हैं तो ये होता है पेट्रोल और एल्कोहल। आगे बढ़े तो अगला है कि किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है। तो ये होता है वास्तविक प्रतिबिंब। मतलब कि 2 तरह के प्रतिबिंब होंगे, आभासी और वास्तविक। तो अगर वास्तविक प्रतिबिंब है तभी आप उसको पर्दे पे उतार सकते हैं। अगला है कि स्तनधारी वर्ग में रक्त का सबसे अधिकतम तापमान कितना होता है। तो स्तनधारी वर्ग में सबसे अधिकतम तापमान होता है बकरी का और लगभग 39 डिग्री सेंटीग्रेड। आंख की रेटिना पर कैसा प्रतिबिंब बनता है। तो मानो जो आंख होती है यह एक उत्तल लेंस की तरह काम करती है। ये भी कई बार पूछा गया है। तो यहाँ पे जो उत्तल लेंस होता है अधिकतर प्रतिबिंब वास्तविक बनाता है और उल्टा, यानी कि मानो आंख की रेटिना पे जो प्रतिबिंब बनता है ये होता है उल्टा और वास्तविक। अब एक क्वेश्चन यहाँ बनता है कि जब रेटिना पर ये प्रतिबिंब उल्टा बनता है तो हमें सीधा क्यों समझ में आता है। तो जब ये रेटिना इसको दिमाग को ट्रांसफर करती है तब इसी में कन्वर्जन होता है और वो हमें सीधा महसूस होता है। अगला है कि प्राथमिक रंग कौन कौन से हैं। मतलब कि ऐसे कौन कौन से रंग है जिनको जोड़ करके बाकी और रंग बनाया जा सकता है। तो ये है लाल, हरा और नीला।
मतलब कि अगर आपके पास ये 3 रंग है तो इसके अलावा आप तीनों को ऐड करके कोई भी कलर बना सकते हैं। वीडियो से पहले एक चीज क्लियर कर दें कि यहाँ पे जितने भी क्वेश्चन आपको दिखेंगे सभी क्वेश्चन आपके रेलवे के और भी अन्य एग्जामों में पूछे जा चुके हैं, इसलिए जरूरी है कि आप इस वीडियो को पूरा देखिए और पीडीएफ जरूर डाउनलोड करिए। क्वेश्चन है कि उत्प्रेरक की खोज किसने की थी, तो ये किया गया था बर्जीलियस के द्वारा। उत्प्रेरक होता क्या है, तो देखिए अगर कोई रिएक्शन है तो रिएक्शन को थोड़ा सा तेज करने, कम करने के लिए कुछ ऐसे चीज प्रयोग में लाए जाते हैं जो कि खुद उस क्रिया में भाग नहीं लेते हैं लेकिन क्रिया को इफेक्ट करते हैं, उसको हम कहते हैं उत्प्रेरक। अगला है कि आवर्त सारणी के उदग्र स्तंभों को क्या कहते हैं, उदग्र को हम कहते हैं वर्ग। 18 वर्ग है। अंतिम वाला में अक्रिय गैसें होती हैं। अगला है कि आवर्त सारणी के क्षैतिज स्तंभों को क्या कहते हैं, तो इनको हम बोलते हैं आवर्त। चलिए कमेंट करके बताइए कि आवर्त सारणी में कितने आवर्त हैं, अगर आप बता पाए तो जरूर कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि प्रकाश का वेग सबसे पहले किसने ज्ञात किया था, तो प्रकाश का वेग ज्ञात किया गया था रोमर के द्वारा। प्रकाश का वेग अधिकतम होता है कहाँ पे, तो प्रकाश का वेग अधिकतम होगा वायु में यानी कि निर्यात में। और इसके अलावा पूछा जाता है आपको ऑप्शन के रूप में कि पानी, जल कह रहे हैं, सीसा, पानी, वायु और निर्वात, इस तरह आपको ऑप्शन दिया जाएगा। प्रकाश का निर्वात में वेग कितना होता है, तो 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। प्रकाश वर्ष इकाई है किसका, मतलब क्या चीज होती है जिसको हम प्रकाश वर्ष में काउंट करते हैं, तो प्रकाश वर्ष में हम दूरी को काउंट करते हैं। जैसे कि जो बड़ी बड़ी दूरियां होती हैं, पृथ्वी से सूर्य की, पृथ्वी से चंद्रमा की, इस तरह की दूरियों को हम प्रकाश वर्ष में काउंट करते हैं। तो आप देखेंगे कि प्रकाश वर्ष सबसे बड़ा नहीं है, प्रकाश वर्ष से भी बड़ा होता है पारसेक। अगर हम प्रकाश वर्ष में 3.26 का गुणा कर दें तो 1 पारसेक बनता है। अगला है कि इंद्रधनुष में किस रंग का विक्षेपण अधिकतम होता है, तो ये होता है लाल रंग का। इंद्रधनुष में लाल रंग का विक्षेपण अधिक होता है और इसीलिए हमको लाल रंग दिखाई पड़ता है। इंद्रधनुष में वैसे आप देखेंगे कि आपको 7 कलर दिखता है और अगर हम किसी भी श्वेत कलर को किसी प्रिज्म से गुजारें तो हमको इस तरह के 7 दिखते हैं। विबग्योर, इसका जो आर्डर होता है इसी फार्म में होता है, वायलट और यहाँ पे रेड है। अगला है कि ठोस पदार्थों की विलेयता ताप बढ़ाने से क्या असर पड़ेगा, मतलब कि कोई ठोस पदार्थ है, इसकी विलेयता है, तो अगर हम टेम्परेचर बढ़ाते हैं तो क्या होगा, तो इसकी विलेयता बढ़ जाती है। किसी द्रव में गैस की विलेयता का ताप बढ़ाने पर क्या होगा, तो द्रव में अगर गैस है तो इसकी विलेयता ताप बढ़ाने पे घट जाएगी। कोलाइडली रसायन का जनक किसे माना जाता है, तो कोलाइडली रसायन का जनक मानते हैं ग्राम को। अगला है कि निलंबन में परिक्षेपित कणों का आकार कैसा होता है, तो ये होता है 10⁻⁵ सेंटीमीटर। कोलाइड में परिक्षेपित कणों का आकार, तो ये देखिए अगर निलंबन में पूछा जाएगा तो 10⁻⁵ सेंटीमीटर, अगर कोलाइड में परिक्षेपित पूछा जाएगा तो 10⁻⁵ से 10⁻⁷ सेंटीमीटर। अगला है कि प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंग दैर्ध्य न्यूनतम होता है, मतलब कम से कम होता है, तो अभी हमने आपको बताया था विबग्योर। देखिए सबसे कम वायलट और सबसे अधिक रेड, मतलब कि लाल। प्रकाश के वर्णक्रम में किसका तरंग दैर्ध्य सबसे अधिकतम होता है, तो ये होता है लाल का। प्रकाश का रंग निश्चित किया जा सकता है किसके द्वारा, तो तरंग दैर्ध्य के द्वारा। देखिए प्रकाश के वर्णक्रम में जो तरंग दैर्ध्य है लाल का सबसे अधिक होता है, इसीलिए जो भी सिग्नल होते हैं खास करके खतरनाक के, वहां पे हम रेड का प्रयोग करते हैं ताकि ये दूर तक आसानी से दिखाई पड़ सके। अगला है कि स्वस्थ नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी कितनी होती है, तो ये होती है लगभग 25 सेंटीमीटर। वर्णांधता को किस लेंस से दूर किया जा सकता है, तो देखिए वर्णांधता अगर होगी, मतलब कि आपको कोई कलर में प्रॉब्लम होती है, तो इसको किसी भी लेंस से नहीं दूर किया जा सकता। आप देखेंगे कि जिस व्यक्ति को भी है इसका इलाज उतनी आसानी से नहीं हो पाता है। आगे बढ़ते हैं, उससे पहले आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए। आपको अपने ऐप के बारे में थोड़ी सी जानकारी दे दें। देखिए आपको अगर आप हमारा एप्लीकेशन डाउनलोड करते हैं इस चैनल का ऑफिशियल, तो वहाँ पे आप करंट अफेयर पा सकते हैं। इसके अलावा जीके का टेस्ट दे सकते हैं, मैथ का टेस्ट दे सकते हैं, रीजनिंग का टेस्ट दे सकते हैं। इसके अलावा अगर आप UPSSC की तैयारी के लिए आप टेस्ट देना चाहते हैं तो वो भी आपको मिलेगा। और आपको कई तरह के पोस्ट मिलते हैं जिससे कि आप बिना किसी बुक के, जैसे
आप कहीं बाहर हैं तो बिना किसी बुक के कंप्लीट तैयारी अपनी कर पाएंगे। तो लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, अगर आप चाहते हैं तो जरूर डाउनलोड करें। अगला है कि धूप के चश्मे का पावर कितना होता है। तो जो धूपी चश्मा होता है उसमें कोई पावर नहीं होता है, और जो चश्मा होता है, शीशा होता है, उसका पावर हम डायोप्टर में मापते हैं। डायोप्टर में तो जो धूपी चश्मा होता है उसमें कोई पावर नहीं होता है। अगला है कि विद्युत चुंबकीय तरंग और प्रकाश तरंग का वेग में क्या डिफरेंस होता है। तो दोनों बराबर होते हैं। लेंज का नियम कौन से संरक्षण नियम का परिणाम है। तो लेंज का नियम ऊर्जा के नियम को परिभाषित करता है। एक सूखे सेल में कौन सी ऊर्जा पाई जाती है। सूखा सेल का कहने का क्या मतलब है, जो सेल मिलता है जिसे हम दीवार घड़ी में यूज करते हैं, तो ये होता है रासायनिक ऊर्जा। इसके अंदर रासायनिक ऊर्जा होती है जो भरी होती है। तड़ित चालक बनाए जाते हैं किसके। तो ये तड़ित चालक तांबे के बनाए गए होते हैं। आगे बढ़े तो अगला है कि सामान्य ट्यूबलाइट में कौन सी गैस होती है। तो सामान्य ट्यूबलाइट में होती है आर्गन और उसके साथ मरकरी वेपर। डायनोमो का काम क्या है। तो देखिए डायनोमो जनरेटर में लगा होता है। जनरेटर में क्या होता है, एक इंजन होता है और इसी में डायनोमो लगा होता है। इंजन इसको यांत्रिक ऊर्जा देता है और ये हमें विद्युत ऊर्जा देता है। तो कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि डायनोमो क्या करता है, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कन्वर्ट करता है। अगर विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में कन्वर्ट करना होगा तब क्या करेंगे, तो हम विद्युत मोटर लगाएंगे, विद्युत मोटर। अगला है कि घरों में पंखे एवं लैंप किस प्रकार से लगाए जाते हैं। तो देखिए अगर बात करें इलेक्ट्रिसिटी की तो खास करके दो तरह के होते हैं इसमें कनेक्शन। पहला होता है समांतर और दूसरा होता है श्रेणी क्रम में। जैसे कि यहाँ पे अगर एक बोर्ड है, यहाँ पे एक टीवी है और एक फैन है, तो यहाँ से हम क्या करते हैं कि दो तार निकाल करके सीधे फैन में ले जाते हैं, यहाँ से दो तार लेकर के सीधे हम टीवी में ले आते हैं। तो इस तरह का जो भी कनेक्शन होगा इसको हम समानांतर क्रम बोलते हैं। पूछा गया है कि घर में पंखे और लैंप में किस प्रकार का कनेक्शन होता है। तो घर में तो सभी के यही कनेक्शन होता है, इसी तरह डायरेक्ट, तो इसे हम समानांतर क्रम बोलते हैं। अब समानांतर तो ये हो गया, अब किसको कहेंगे, श्रेणी क्रम। तो अगर इसमें का इस तरह जोड़ देते हैं तो ये श्रेणी क्रम होगा। लेकिन घर में का या फिर जो रोड लाइट होती है, स्ट्रीट लाइट होती है, वो भी समानांतर क्रम में ही लगाई गई होती है। अगला है कि ट्रांसफार्मर की रेटिंग को किस यूनिट में व्यक्त किया जाता है। तो केवीए में हम करते हैं। अगर आपको स्टेबलाइजर भी लेने जाएंगे तो वो भी केवीए में होता है, मतलब 1000 वाट का। अगला है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया था। तड़ित चालक तांबा का बनाया जाता है और बेंजामिन फ्रैंकलिन के द्वारा बनाया गया था। अगला है कि चुंबक के विपरीत ध्रुवों के बीच में क्या होता है। तो देखिए अगर आपने चुंबक देखा होगा, यहाँ पे अगर ये प्लस है ये माइनस है और इसका ये माइनस है ये प्लस है, तभी ये एक दूसरे को अट्रैक्ट करेगा। अगर इधर भी प्लस हो गया और इधर माइनस हो गया तो ये दोनों आपस में अट्रैक्ट नहीं होंगे, ये इधर भगेगा और इधर भगेगा। ध्रुव पर नमन कोण का मान कितना होता है। तो ये होता है 90 डिग्री। मुक्त रूप से लटकी हुई चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कितना डिग्री का कोण बनाता है। ये बनाता है लगभग 18 डिग्री का। आगे बढ़े तो अगला है कि विषुवत रेखा पर नति कोण का मान कितना होता है। नति कोण तो ये होता है 0 डिग्री। अगला है कि अस्थायी चुंबक बनाए जाते हैं। तो देखिए अगर पूछ ले कि विद्युत चुंबक किसके बनाए जाते हैं, विद्युत चुंबक, तो विद्युत चुंबक बनाया जाता है नर्म लोहे का। लेकिन अस्थायी चुंबक किसका बनाया जाता है, तो इस्पात का। दोनों में डिफरेंस है। इसमें क्या है कि जब तक विद्युत रहेगी तब तक ये मैग्नेट का काम करता है, थोड़ी देर बाद विद्युत के जाने के बाद मैग्नेट का काम करना ये बंद कर देता है। लेकिन जो अस्थायी चुंबक होते हैं वो हमेशा चुंबक होते हैं। देखिए यहाँ पे आ गया है कि अस्थायी चुंबक किसके बनाए जाते हैं, तो ये होते हैं नर्म लोहे के। तो इसको अस्थायी कह सकते हैं या फिर विद्युत चुंबक भी बोल सकते हैं। चुंबक के समान ध्रुवों के बीच में क्या होता है। तो जैसे अभी आपने देखा कि कोई अगर मैग्नेट है, यहाँ प्लस है, यहाँ वाला भी अगर यहाँ प्लस है तो दोनों एक दूसरे से दूर होंगे। सेम यही प्रक्रिया होती है पोल्स में भी, तो वहां पर भी प्रतिकर्षण होता है, मतलब कि एक दूसरे को दूर भगाते हैं। भस्मों के जलीय घोल में कौन सा आयन होता है, तो भस्मों के जलीय घोल में होता है OH, मतलब कि भस्म मतलब क्या होता है, क्षार, और एक होता है एसिड। तो अब इसको हम pH स्केल से पता करते हैं। यहाँ पे 0, यहाँ पे 7, यहाँ पे 14, तो यहाँ पे जो होगा वो न्यूट्रल होगा।
0 से 7 के बीच में होगा वो एसिड होगा, अम्ल, और 7 से 14 के बीच में वो क्षार होगा। तो जो अम्ल होगा इसमें H प्लस मिलता है और जो क्षार होगा उसमें OH माइनस मिलता है। तो यही क्वेश्चन एक पूछा गया है। सभी लवण होते हैं तो सभी लवण विद्युत अपघट होते हैं। अगला है कि एनटीपी पर किसी भी गैस के 1 मोल का आयतन कितना होता है। तो अगर एनटीपी की बात की जाएगी तो चाहे कोई भी गैस हो उसके 1 मोल का आयतन होगा लगभग 22.4 लीटर। भारी जल का अणु भार कितना होता है 20। भारी जल मतलब कि D2O, मतलब कि हाइड्रोजन के 3 समस्थानिक 1s1 1s2 और 1s3। तो इसमें ये सेकेंड वाला ड्यूटेरियम वाला काम करता है। चलिए ये तो भारी जल का अणु भार हो गया 20। सामान्य जल का यानी कि H2O का अणु भार कितना होगा ये आप हमें कमेंट करके बताइएगा। बहुत महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जा चुका है, आपके एग्जाम में कई तरह से पूछा गया है। अगला क्वेश्चन है कि त्रिविमीय चित्र किसके द्वारा लिया जाता है। तो जो त्रिविमीय चित्र होता है मतलब कि 3 तरफ से दिखे, इसको हम होलोग्राम बोलते हैं। और आसानी से आप देख सकते हैं जो भी बुक होती है उस पर आपको मतलब गलत बुक से बचाने के लिए उस पर होलोग्राम लगाया गया होता है। अगला है कि एक ही प्रकार के परमाणुओं से मिलकर बना पदार्थ क्या कहलाता है। तो अगर एक ही प्रकार के परमाणु होंगे तो उनको हम बोलते हैं तत्व। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि 2 या 2 से अधिक तत्वों की मात्रा के विचार से एक निश्चित अनुपात में संयोग करने पर क्या बनता है। तो 2 या 2 से अधिक होगा तो उससे बनेगा यौगिक। नाभिक से निकलने वाले विकिरणों में से किसकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है। तो देखिए नाभिक से 3 तरह के कण निकलते हैं, अल्फा, बीटा और गामा। तो जो गामा किरणें हैं इनकी भेदन क्षमता सबसे अधिक होती है, इसके बाद बीटा कणों की और उसके बाद अल्फा कणों की होती है। लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है। तो यह है ऑक्सीकरण का। जंग लगने पर वजन बढ़ जाता है। बहुत बार पूछा गया है कि अगर कोई लोहा रखा हुआ है उस पर जंग लग जाएगा तो वजन बढ़ेगा घटेगा, कुछ नहीं होगा, तो इस पे वजन बढ़ जाता है। अगला है कि नीले लिटमस पत्र को लाल कौन करता है। तो ये काम है अम्ल का। जब हमको पता करना होता है कि ये अम्ल है कि क्षार है तो अगर उसमें हम नीले लिटमस पत्र को डाल देंगे और लाल हो जाएगा तो यानी कि वो क्या है, अम्ल है। तो आशा है कि अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक कर दिया होगा और आपने अगर हमारा ऐप नहीं डाउनलोड किया है तो जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। इस वीडियो के बाद लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगला है कि लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है कौन। तो देखिए अगर किसी भी बीकर में कोई मिला है, हमें पता करना है कि अम्ल है कि क्षार है। अगर इसमें लाल डालेंगे और वो नीला हो जाएगा इसका मतलब कि वो क्षार है। अगर इसमें हम नीला डालेंगे वो लाल हो जाएगा इसका मतलब कि अम्ल है। तो चलिए आप कमेंट करके बताइए कि एक कोई लिक्विड है जिसका पीएच वैल्यू है 10, ये अम्ल है या फिर क्षार है, ये आप कमेंट करके बताएंगे। केवल 2 ही विकल्प है आपके लिए। अगला है कि जल में घुलनशील भस्म को क्या कहते हैं। तो इसको हम बोलते हैं क्षार। सभी अम्ल जल में घुलकर क्या देते हैं। तो जो अम्ल होगा H प्लस देगा, जो क्षार होगा OH माइनस देगा। ये हमने आपको ऑलरेडी बता दिया है। भस्म का यानी कि क्षार का स्वाद कैसा होता है। तो ये होता है बिटर यानी कि कड़वा। अम्ल का स्वाद कैसा होता है तो खट्टा। हीलियम के नाभिक में क्या होता है। सबसे पहले बात करें कि परमाणु में होता क्या है। तो आप देखेंगे कि किसी भी परमाणु में इलेक्ट्रॉन होते हैं, प्रोटॉन होता है और न्यूट्रॉन होता है। तो परमाणु में एक नाभिक होता है, नाभिक में होता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। इसके अलावा इसमें जो इलेक्ट्रॉन होते हैं वो चारों तरफ चक्कर लगाते रहते हैं, ये आपने जरूर पढ़ा होगा। अब यहाँ पे दिया गया है हीलियम। तो हीलियम का होता क्या है, अगर आप देखें तो हीलियम यहाँ 2 होता है, यहाँ पे 4 होता है। इसमें जो नीचे वाला होता है यहाँ पे इसको हम कहते हैं परमाणु क्रमांक। परमाणु क्रमांक इसको कहते हैं परमाणु भार। देखिए जो परमाणु क्रमांक होता है उतना ही उसमें प्रोटॉनों की संख्या भी होती है। और यहाँ पे आप देखेंगे कि इस हीलियम पे कोई भी आवेश नहीं है, मतलब कि ना तो प्लस है ना तो माइनस है। तो इस तरह की कंडीशन में प्रोटॉन के बराबर ही इलेक्ट्रॉनों की संख्या होती है। लेकिन अगर न्यूट्रॉन निकालना पड़े तो न्यूट्रॉन निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि आपको परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस करना होगा, यानी 4 - 2 = 2। यानी कि अब देखेंगे कि इस हीलियम में प्रोटॉन की बात करें तो कितना है 2, क्योंकि ये परमाणु क्रमांक के बराबर होता है। इलेक्ट्रॉन कितना है 2 और न्यूट्रॉन कितना है 2। तो देखिए ये जो फार्मूला है न्यूट्रॉन निकालने वाला, ये केवल यहाँ पे ही नहीं लगेगा, हर जगह लगेगा।
एक जगह आपको दिक्कत हो सकती है। मान लीजिए अगर हम क्लोरीन छोड़िए, अगर हम सोडियम की बात करें, सोडियम प्लस पे, कि इसमें कितने इलेक्ट्रॉन हैं, कितने प्रोटॉन हैं और कितने न्यूट्रॉन हैं, ये आपसे पूछा भी जा सकता है। तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि सोडियम का परमाणु क्रमांक होता कितना है। तो सोडियम का परमाणु क्रमांक होता है 11, परमाणु भार होता है 23। अब यहाँ पे हमने आपको बताया कि जो प्रोटॉन होगा उसके परमाणु क्रमांक के बराबर होगा, यानी कि इसमें प्रोटॉनों की संख्या कितनी हो जाएगी, 11। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या भी 11 होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे एक प्लस है, और एक प्लस का ये मतलब है कि जो इसमें इलेक्ट्रॉन की संख्या है वो एक कम है, यानी कि अब यहाँ पे इलेक्ट्रॉन की संख्या 11 ना होकर के एक कम यानी कि 10 हो जाएगी। अगर यहाँ पे 2 प्लस रहता तो ये 9 हो जाती। अब यहाँ पे हम ज्ञात करेंगे इसमें न्यूट्रॉनों की संख्या, तो इसके लिए हम परमाणु भार में से परमाणु क्रमांक को माइनस कर देंगे। 23 माइनस 11 बराबर क्या हो जाएगा, 12। तो इस तरह बड़े ही आसानी से आप किसी का भी निकाल सकते हैं। अगला है कि गुब्बारे में हाइड्रोजन के स्थान पे हीलियम गैस भरी जाती है, क्यों? आप देखेंगे कि जो भी गुब्बारे को अगर हम चाहते हैं कि वो ऊपर जाए, ऊपर उड़े हवा में गुब्बारा, तो उसमें हम हाइड्रोजन की जगह पे हीलियम भरते हैं। हीलियम इसलिए क्योंकि वो हाइड्रोजन से हल्की होती है, और चाहे तो हाइड्रोजन भी भर सकते हैं, थोड़ी सी वो भारी होगी, लेकिन हाइड्रोजन में आग लगने के चांसेस भी होते हैं। वायुयान के टायरों में कौन सी गैस भरी जाती है, तो वायुयान के टायरों में भी हीलियम ही भरी जाती है। पेट्रोल मिश्रण है हाइड्रोकार्बन का। पेट्रोलियम से प्राप्त होने वाला जो वैक्स होता है, मोम होता है, ये क्या होता है, ये होता है पैराफिन मोम। टमाटर सॉस, जो टमाटर का सॉस आता है, इसमें क्या पाया जाता है, तो इसमें होता है एसिटिक अम्ल। आगे बढ़े तो अगला है कि संचायक बैटरी में कौन सी धातु का प्रयोग किया जाता है। तो आप देखेंगे तो इसका अगर पूरा नाम की हम बात करें तो इसका पूरा नाम होता है सीसा संचायक बैटरी। आपको हर जगह मिलेगा देखने को। यहाँ पर एग्जामिनर ने इसलिए नहीं लिखा है ताकि आपसे क्वेश्चन पूछना था, तो इसमें होता है सीसा। भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध नाभिकीय ईंधन कौन सा है, तो देखिए अगर नाभिकीय ईंधन की बात करें तो सबसे अच्छा होता है यूरेनियम, लेकिन ये यूरेनियम इंडिया में उतना ज़्यादा नहीं है, इसको हम आयात करते हैं ऑस्ट्रेलिया से। लेकिन जो थोरियम है ये भी एक नाभिकीय ईंधन है और ये भारत में प्रचुर मात्रा में उपलब्ध है। किस गैस को प्राण वायु कहते हैं, तो ये है ऑक्सीजन। मतलब कि ऑक्सीजन जब तक है तब तक आप जिंदा हैं, नहीं है तो आप मर जाएंगे। अगला है कि रसायनों का सम्राट किसको कहते हैं, रसायनों का राजा, तो यह है सल्फ्यूरिक अम्ल को। सल्फ्यूरिक अम्ल मतलब कि H2SO4। अगला है कि हीलियम के खोजकर्ता कौन थे, तो हीलियम के खोजकर्ता थे लोकेटर। तो आगे बढ़े उससे पहले आशा है आपने इस वीडियो को जरूर लाइक कर दिया होगा। अगर अभी तक आपने इसको लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दें। अगर आप PDF चाहते हैं इस तरह के सभी वीडियो का तो आपको ऐप डाउनलोड करना होगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि स्याही के धब्बों को हटाने के लिए आपको क्या प्रयोग में लाना होगा। तो अगर आप स्याही के धब्बे को हटाना चाहते हैं तो आपको ऑक्जेलिक अम्ल का यूज करना पड़ेगा। मानव गुर्दे में बनने वाली पथरी प्रायः क्या होती है, मतलब कि शरीर में जो गुर्दा है, खास करके गुर्दे में जो पथरी होती है ये होता है कैल्शियम ऑक्जेलेट। रबर उद्योग में बहुलता से प्रयोग में लाया जाता है क्या चीज, तो जब रबर उद्योग की बात की जाती है तो उसमें हम एथिलीन यूज करते हैं। पीवीसी का फुल फॉर्म पूछा गया है। पीवीसी प्लास्टिक आता है, तो इसका जो फुल फॉर्म है ये पॉलीविनाइल क्लोराइड। रेनकोट बनाया जाता है किससे, तो रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट्स से। आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि मानव निर्मित प्रथम कृत्रिम रेशा था, तो ये था रेयान। देखिए ये क्वेश्चन बहुत बार आपके एग्जाम में रिपीट हुआ है, और अगर आप हमारी इस तरह की सीरीज को कवर करते हैं तो आपको पता होगा कि इसमें से आप देखेंगे कि 20 से 25% क्वेश्चन बार बार रिपीट हो रहे हैं, तो वो क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ भी सकते हैं। नायलॉन बनाने के लिए प्रयुक्त कच्चा पदार्थ क्या होता है, ये होता है एडिपिक अम्ल। नोबेल का तेल किसको कहा जाता है, ये हम बोलते हैं ट्राई नाइट्रोग्लिसरीन को। क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कौन करता है, तो क्षारों द्वारा तेल का जल अपघटन कहलाता है साबुनीकरण कहिए या फिर तेल का जल अपघटन कहिए। जीव विज्ञान का जनक किसको बोलते हैं, तो जीव विज्ञान का जनक हम बोलते हैं अरस्तु को। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में वर्गों की कुल कितनी संख्या है। तो देखिए अगर आपने मेंडलीव की आवर्त सारणी देखी होगी तो उसमें आपको इस तरह कुछ खाने दिखेंगे, इसके अलावा कुछ खाने इस तरह भी दिखेंगे।
तो जो इस तरह आप देख रहे थे पहले, उसे हम वर्ग बोलते हैं और इनकी संख्या होती है 18। इनमें जो लास्ट वाला वर्ग है ये अक्रिय गैसों के लिए है। अक्रिय गैस मतलब कि ये किसी से भी रिएक्शन नहीं करेंगे, तो इन्हें हम वर्ग बोलते हैं और इन्हें हम क्षैतिज खाना बोलते हैं। अगला है कि आधुनिक आवर्त सारणी में आवर्तों की कितनी संख्या होती है, तो आवर्तों की संख्या होती है 7, मतलब कि इधर से। खनिज और अयस्कों में धातु प्राप्त करने की विधि को क्या कहते हैं, तो खनिज और अयस्कों से अगर धातु प्राप्त करने की विधि है तो इस विधि को हम कहते हैं धातु कर्म। खनिज और अयस्क क्या होता है, तो किसी भी तत्व का, पदार्थ का जो मतलब रूप हमें धरती में खुदाई के बाद मिलता है, खुदाई के समय मिलता है, उसको हम खनिज या फिर अयस्क बोलते हैं। जैसे कि एल्युमिनियम का अयस्क है बॉक्साइट। बॉक्साइट मतलब एल्युमिनियम हमें बॉक्साइट के रूप में मिलता है। रणनीतिक धातु किसे कहा जाता है, तो ये होता है टाइटेनियम। अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं क्या, तो अयस्क में जो भी उपस्थित होती है अशुद्धि उसको हम बोलते हैं गैंग। देखिए अयस्क अभी हमने आपको बताया था कि यही धरती से आपको मिलता है। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हेवी स्पार अयस्क है किसका, तो अभी हमने आपको बताया एल्युमिनियम का अयस्क बॉक्साइट। उसी तरह जो बेरियम होता है इसका अयस्क होता है हेवी स्पार। कौन सी धातु नाइट्रोजन में जलती है, तो ये होती है मैग्नीशियम। लोहे में जंग लगने से बना पदार्थ क्या होता है, तो अगर लोहे में जंग लग गया है तो जो बनेगा पदार्थ वो होगा फेरिक एवं फेरस क्लोराइड। आप देखेंगे कि Fe2 और Fe3 आपको दोनों भी मिलता है, तो इसी तरह ये फेरिक से फेरिस क्लोराइड बन जाता है। चलिए आगे बढ़े, उससे पहले आप हमें कमेंट करके बताइएगा। एल्युमिनियम की हम बात कर रहे थे, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक मतलब यहाँ पे क्या होता है, एल्युमिनियम का परमाणु क्रमांक, बेसिक सा क्वेश्चन है। अगला है कि लोहे का शुद्धतम रूप क्या होता है, तो लोहे का शुद्धतम रूप है पिटवा लोहा। किसको हम झूठा सोना कहते हैं, झूठा सोना या फिर मूर्खों का सोना, इसे कहते हैं FeS2 को। आगे बढ़े तो अगला है कि वनस्पति विज्ञान के जनक का क्या नाम है, तो इनका नाम है थियोफ्रेस्टस। जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग होता है किससे, तो ये होता है विषाणु से। ये क्वेश्चन दूसरे तरह से भी पूछा जाता है कि फुट एंड माउथ रोग किससे संबंधित है, जंतुओं से, मनुष्यों से, पेड़ों से या फिर धरती से, तो ये संबंधित है जंतुओं से। गाय और भैंसों को ज्यादा होता है। लाल सागर का लाल रंग किसके कारण होता है, तो लाल सागर में जो लाल रंग है ये वहां के शैवालों के कारण है। वृक्षों की छालों पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो जो वृक्ष के छाल पर कवक उगते हैं उनको हम बोलते हैं कोर्टिकोलस। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो गोबर पे उगने वाले कवक को हम बोलते हैं क्रोपोलिसस। क्रोपोलिसस। आगे बढ़े तो अगला है कि जल द्वारा परागण कहलाता है। जल द्वारा परागण क्या कहलाता है, तो इसे हम बोलते हैं हाइड्रोफिली। कॉफी पाउडर के साथ मिलाया जाने वाला जो चिकोरी चूर्ण होता है ये कहाँ से मिलता है, पौधे के किस हिस्से से, फलों से, पत्तियों से, तना से या फिर जड़ों से, तो ये मिलता है जड़ से। तंबाकू की पत्तियों में कौन सा होता है जो कि आपको नशा देता है, तो ये होता है निकोटीन। और किस वनस्पति खाद्य में अधिकतम प्रोटीन होता है, तो ये होता है सोयाबीन में कितना, 42%। इसके अलावा ये मशरूम में भी पाया जाता है। अगर नॉर्मली बात करें तो ये दालों में भी पाया जाता है। अगला है कि पौधे एवं पेड़ का खाना तैयार करने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, जो पौधे अपना खाना बनाते हैं उनको हम प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। प्रकाश संश्लेषण के लिए क्या क्या चाहिए, सूर्य का प्रकाश सबसे जरूरी है। इसके अलावा आपको चाहिए CO2 मतलब कार्बन डाइऑक्साइड और जल, ये लेकर के जो पौधे होते हैं वो अपना भोजन बनाते हैं, जिनको हम फोटोसिंथेटिक यानी कि प्रकाश संश्लेषण बोलते हैं। अगला है कि ग्लाइकोलाइसिस का अंतिम उत्पाद क्या होता है, तो ये होता है पायरुविक अम्ल 4D 2 या फिर 4D। यह एक नाम है किसी चीज का, आपको बताना है कि ये क्या है, तो ये है खरपतवार नाशी। पादप रोगों का सबसे बड़ा उत्तरदायी कारक कौन है, तो पादप रोगों में सबसे अधिक क्या लगता है, फफूंदी। चाय में लाल रस्ट रोग किसके कारण होता है, तो चाय के बगान होती है उसकी बात की गई है, तो ये हरे शैवालों के कारण होता है। और नींबू का कैंकर रोग होता है किसके कारण, तो नींबू में होता है जीवाणुओं के कारण। आगे बढ़ते हैं तो अगला है कि अग्नि निर्जा रोग संबंधित है किस पौधे से, तो ये होता है सेब में। पत्तियों में हरा रंग क्लोरोफिल या फिर क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है।
ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। संसार का सबसे बड़ा परितंत्र कौन है? तो परितंत्र है सागर। कौन सी गैस पृथ्वी पर हरित गृह प्रभाव से सबसे अधिक योगदान करती है? यह है कार्बन डाइऑक्साइड। मतलब कि धरती पर जो भी हरित गृह गैस प्रभाव की प्रदूषण हो रहा है, इसमें सबसे ज्यादा हिस्सेदारी है कार्बन डाइऑक्साइड की, और ये केवल मनुष्यों के सांस से ही नहीं, कई जगह से पाई जाती है। अगला है कि चिकित्सा शास्त्र का जनक किसको कहते हैं? तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। हिप्पोक्रेट्स को। आगे बढ़े उससे पहले इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, पीडीएफ डाउनलोड करिए, लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। अगला है कि अयस्क से गैंग हटाने के लिए मिलाया गया पदार्थ क्या कहलाता है? मतलब कि अगर हमको एल्युमिनियम चाहिए तो हम धरती से बॉक्साइट निकालते हैं, लेकिन इस बॉक्साइट में कुछ गंदगी होती है जिसको हम गैंग बोलते हैं, और इस गैंग को हटाने के लिए हमें फ्लक्स मिलाना पड़ता है। हर एक तत्व के लिए अलग अलग फ्लक्स होता है। गैंग और फ्लक्स के मिलने से बना पदार्थ क्या कहलाता है? तो ये होता है धातु मल। हार्न सिल्वर किसका अयस्क है? तो ये है चांदी का। चांदी को हम Ag से डिनोट करते हैं, यानी कि हमको चांदी सीधे चांदी के रूप में धरती में नहीं मिलता है, ये हार्न सिल्वर के रूप में मिलता है। चलिए क्वेश्चन बताइए, चांदी को हम Ag से डिनोट करते हैं, तो सोने को हम किस चीज से डिनोट करते हैं? ये आपको हमें कमेंट करके बताना होगा। हिंट चाहिए तो SOAU और MK आपको बताना है कि सोने को इसमें से किस चीज से डिनोट करते हैं। अगला है कि तांबे का शत्रु किस तत्व को कहते हैं? तो ये होता है गंधक यानी कि सल्फर। चांदी का निष्कर्षण मुख्यतः किस अयस्क से किया जाता है? तो चांदी मिलता है अर्जेंटाइट या फिर हार्न सिल्वर से। अगला है कि हॉलमार्क का चिन्ह निम्न किन उत्पादों पे लगाया जाता है? तो देखिए, जो हॉलमार्क का चिन्ह लगता है, ये जो आभूषण होते हैं उनकी शुद्धता के लिए, और खास करके सोने के आभूषणों की शुद्धता को दर्शाता है। आपने कई बार टीवी पे ऐड देखा होगा कि हॉलमार्क का चिन्ह देखकर ही कोई भी आभूषण खरीदे। फुल गोल्ड बेवकूफों का सोना कहते हैं हम आयरन पाइराइट को, और शुद्ध सोना होता है 24 कैरेट का, लेकिन जो हम आभूषण बनाते हैं उसमें 22 कैरेट का सोना यूज होता है। 22 कैरेट का, और 22 कैरेट का इसलिए क्योंकि वो जल्दी टूटे ना, क्योंकि शुद्ध सोना तो 24 कैरेट का होगा, लेकिन अगर इससे हम आभूषण बनाएंगे तो उसमें टूटने के ज्यादा चांसेस होते हैं। 18 कैरेट के सोने में कितना शुद्ध होगा? तो देखिए, आपने देखा कि 24 कैरेट मतलब कि 100%, तो 18 मतलब कि 75%, 12 मतलब कि 50%। तो इस तरह आपसे कुछ भी पूछा जा सकता है। सामान्य व्यक्ति का सामर्थ्य कितना होता है? तो एक सामान्य व्यक्ति की बात करें, अगर हम हॉर्स पावर में उसकी सामर्थ्य निकालें तो ये होता है लगभग 0.05 से लेकर के 1 अश्वशक्ति तक। अब 1 HP में कितना वाट होता है? तो 1 हॉर्स पावर में होता है 746 वाट। अगला है कि मानव शरीर में भोजन के पाचन के संदर्भ में लाइपेज का स्राव मुख्यतः होता है कहाँ से? तो देखिए, भोजन का जो हम पाचन होता है इसमें लाइपेज बहुत अनिवार्य होता है, और इसका स्राव होता है अग्नाशय से। मतलब कि लाइपेज निकलता है अग्नाशय से। वह तत्व जो मानव जाति में प्राकृतिक रूप से नहीं पाया जाता है, तो यह है सीसा। अगला है कि वो जैव यौगिक जिसके प्रयोग के द्वारा अपघटन की प्रक्रिया को किण्वन करते हैं, यह है एंजाइम। एंजाइम ऐसे यौगिक हैं जो अपघटन की प्रक्रिया को सुचारू बनाते हैं। अगला है कि गुर्दे की संरचनात्मक एवं कार्यात्मक यूनिट क्या है? तो ये होती है नेफ्रॉन्स। गुर्दे की संरचनात्मक और कार्यात्मक यूनिट है नेफ्रॉन्स। अगर आप इस वीडियो का PDF चाहते हैं तो उसी ऐप को डाउनलोड करें, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उसी ऐप पर आपको इन सभी वीडियो का PDF मिल जाएगा। क्वेश्चन है कि मानव जठर में प्रोटीन पाचन के लिए उत्तरदायी अनुकूलतम परिवेश क्या है? तो ये है अम्लीय। अम्लीय होता है जो भी प्रोटीन पाचन के लिए जो भी परिवेश होता है, ये अम्लीय होता है, क्योंकि अगर अम्लीय परिवेश नहीं रहेगा तो उसमें सामान्य भोजन तो पच जाएगा, लेकिन जो प्रोटीन होगा इसका पाचन नहीं होगा। अगर हम प्रोटीन की बात करें तो प्रोटीन 2-3 चीजों में सबसे अधिक मिलता है, जैसे कि दालों में या फिर सोयाबीन में। अब ये सोयाबीन बीज वाला सोयाबीन या जो सोयाबीन फल होता है, हम जो सोयाबीन सब्जी में यूज करते हैं नॉर्मली, वो सोयाबीन की खली होती है तो उसमें उतना प्रोटीन नहीं होता है। या फिर मशरूम में। वैसे कई बार पूछा गया है सोयाबीन में कितना % प्रोटीन पाया जाता है, तो ये होता है लगभग 42%। खाद्य प्रोटीनों के 2 सबसे समृद्ध जल स्रोत क्या है? तो ये है सोयाबीन और मूंगफली। देखिए, अभी ये क्वेश्चन पूछा गया है,
आपको बता दें कि जो 14 साल तक के लड़के होते हैं, बच्चे होते हैं, उनको प्रोटीन की सबसे अधिक जरूरत होती है। अगला है कि शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि क्या है? तो सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि है थायराइड। थायराइड पूरे शरीर की सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि होती है। आगे बढ़े तो अगला क्वेश्चन है कि आजकल दूध को संतुलित आहार नहीं माना जाता है, क्यों? तो देखिए, दूध में आपने सुना होगा कि सब कुछ पाया जाता है, लेकिन एक सबसे बड़ी चीज है विटामिन सी, जो कि दूध में नहीं पाया जाता। विटामिन सी की कमी से स्कर्वी रोग होता है और ये आपको आपके शरीर में एंटीबायोटिक की क्षमता को भी बढ़ाता है। विटामिन सी के अलावा आयरन भी दूध में नहीं पाया जाता है, इसीलिए दूध को संतुलित आहार नहीं माना जा रहा है। अगला है कि वह अंग जिसमें पानी, वसा, विभिन्न अपचय अवशिष्ट उत्सर्जित होते हैं, उसका क्या नाम है? तो उस अंग को हम कहते हैं ब्रिक। ब्रिक ऐसा अंग है। अगला है कि डीएनए का मूल मात्रक क्या होता है? तो डीएनए का मूल मात्रक है न्यूक्लियोटाइड्स, और डीएनए में डबल हेलिक्स होता है, और डबल हेलिक्स की खोज की थी वाटसन एंड क्रिक ने। वाटसन एंड क्रिक ने डीएनए के डबल हेलिक्स मॉडल के बारे में बताया। पौधों में भोज्य पदार्थों का परिवहन किसके द्वारा होता है? मतलब आप देखेंगे कि एक पौधा है, आप जो भी इसका भोज्य पदार्थ, पानी, खाद जो भी दे रहे हैं उसके जड़ को दे रहे हैं, लेकिन ये पूरे उसके ऊपर तक पत्ती तक पहुंच रहा है, तो ये जाता है फ्लोएम के द्वारा। तो अगला क्वेश्चन है कि पौधों की पत्तियों में पाया जाने वाला अति सूक्ष्म छिद्र जो होता है उसका नाम क्या है? तो इसको हम कहते हैं स्टोमेटा। आपने देखा होगा कि जब बरसात की ऋतु आती है या फिर ठंडे की जो ऋतु होती है, वहां पे आपको पत्तियों के ऊपर एक एक बिंदु का जल दिखता है पॉइंट पे, तो ये स्टोमेटा के कारण ही संभव होता है। अगला है कि पौधों में गैसों का विनिमय होता है किसके द्वारा? तो ये होता है स्टोमेटा के द्वारा। मतलब कि स्टोमेटा, उसमें जो छोटे छोटे छिद्र होते हैं उनको बोला जाता है। अगला है कि परागकण मुख्य रूप से होता है परागण मतलब कि जैसे कि आप देखेंगे कि एक फूल का कुछ भी उड़ करके अगले फूल में जाता है, तो वहां पे जो निषेचन की प्रक्रिया होती है, इसे हम परागण कहते हैं। तो ये होता है हवा, पानी और कीटों के द्वारा। मतलब हवा भी चलती है तो वहां हो जाता है, जो फूल या फिर पौधे पानी वाले हैं उसमें पानी द्वारा होता है, और कीटों के द्वारा भी भारी मात्रा में होता है। अगला है कि रक्त में नाइट्रोजनी अपशिष्ट जमा होने पर अपना काम नहीं कर पाता है ब्रिक। अगर रक्त में नाइट्रोजन वाला अपशिष्ट पदार्थ जमा हो जाएगा तो जो ब्रिक है वो अपना काम सही से नहीं करता है। अगला है कि द्रव्य जो त्वचा की परत को जल के लिए अभेद बनाता है, तो इसे हम कहते हैं कीरेटिन। मानवीय महिलाओं के प्रजननीय मतलब कि अंडायु उत्पादन में कौन सा हार्मोन तेजी से वृद्धि होता है? तो ये होता है ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन। ये महिलाओं में प्रजनन के समय तेजी से बढ़ता है। तो आगे बढ़े तो अगला है कि मानव के श्वेत रक्त कणों का व्यास कितना होता है? तो ये होता है 0.00 मीटर। अगला है कि रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट कौन बनाता है? तो ये बनाता है कार्बन डाइऑक्साइड यानी कि CO2 और हीलियम। इन दोनों का जो मिश्रण होता है यह रक्त के हीमोग्लोबिन के साथ अनुत्क्रमणीय संश्लिष्ट बनाता है। आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन है कि इंसुलिन एक प्रकार का हार्मोन है और इसका स्राव आपको बताना है कि किसके द्वारा किया जाता है। तो इंसुलिन का स्राव होता है पैनक्रियाज के एक अंतःस्रावी ग्रंथि के द्वारा, या फिर आप कह सकते हैं पैनक्रियाज के द्वारा। कई बार ऑप्शन में केवल आपको पैनक्रियाज ही मिलेगा। गति प्रेरक का कार्य क्या होता है? तो जो गति प्रेरक होता है ये हृदय की स्पंदन गति को समंजित करता है। इकोलॉजी शब्द का प्रयोग सबसे पहले किसने किया था? ये किया गया था एच रीटर के द्वारा। कब? तो 1868 में। इकोलॉजी मतलब कि हम वो रिलेशन पढ़ते हैं पौधों और जीवों में या फिर वातावरण से। अगला है कि वर्णांधता की खोज किसने की थी? तो ये किया गया था हॉर्नर के द्वारा। तंत्रिका कोशिका की लंबाई कितनी होती है? तो ये होता है लगभग 90 सेंटीमीटर। आगे बढ़े तो अगला है कि शरीर में वह स्थान जहां पीयूष ग्रंथि स्थित होती है इसको क्या बोलते हैं? तो जो पीयूष ग्रंथि की बात की जा रही है ये होता है दिमाग में यानी कि मस्तिष्क के आधार में। क्रोमोसोम्स यानी कि गुणसूत्र कहाँ रहते हैं? तो गुणसूत्र रहते हैं हमेशा कोशिका के केंद्र में, सेंटर ऑफ सेल्स होते हैं। तो ये कोशिका के केंद्र में हमेशा गुणसूत्र रहते हैं। तंत्रिका तंत्र का वह भाग जो आंतरिक अंगों की क्रियाओं को नियंत्रित करता है उसका क्या नाम है? तो जो तंत्रिका तंत्र का ऐसा भाग जो कि आंतरिक अंगों का काम करे इसे हम बोलते हैं मेडुला ऑब्लांगेटा।
मेडुला ऑब्लांगेटा। जीन का कार्यात्मक इकाई को क्या कहते हैं? तो जीन की जो कार्यात्मक इकाई होती है ये होती है कोशिका। गतिविधियां नियंत्रित कौन करता है? तो गतिविधियां को नियंत्रित न्यूक्लियस के द्वारा किया जाता है। आगे बढ़े उससे पहले आपको उस ऐप के बारे में बता दें जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। उस ऐप पर आपको इस वीडियो का पीडीएफ मिल जाएगा। इसके साथ जो भी इसके पहले की वीडियो अपलोड की गई है उन सब का पीडीएफ भी आप उसी ऐप पे पा सकते हैं। अगला है कि अनुवांशिकी किसकी इकाई है? तो अनुवांशिकी इकाई है जीन की। तंत्रिका तंत्र का आधारभूत इकाई क्या होता है? तो तंत्रिका तंत्र की आधारभूत इकाई होती है न्यूरॉन। आपको एक चीज बता दें कि यहाँ पे जो भी क्वेश्चन आप देख रहे हैं सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमारे शरीर की वह कोशिका जिसमें सबसे कम पुनर्योजी शक्ति होती है तो इसको हम बोलते हैं मस्तिष्क कोशिकाएं। आधुनिक अनुवांशिकी का पिता किसको कहा जाता है? तो आधुनिक अनुवांशिकी का पिता हम बोलते हैं बेटसन को। तो अगला क्वेश्चन है कि अपरापोषिका सहायक होती है किस काम में? तो देखिए यहाँ पे अपरापोषिका पोषण के अलावा श्वसन और उत्सर्जन में भी काम करती है। वैसे जो अपरापोषिका की बात की जाती है ये हमेशा पोषण के लिए होती है, लेकिन इसके अलावा ये श्वसन और उत्सर्जन में भी काम करता है। अगला है कि कोशिकाओं में तत्कालीन ऊर्जा के लिए क्या लिया जाना चाहिए? देखिए तत्कालीन ऊर्जा कई तरह की होती है। अगर ये बात की जाए किसी प्लेयर के लिए तो प्लेयर को कार्बोहाइड्रेट दिया जाता है, लेकिन अगर विटामिन ही पूछा जाए कि कौन सा विटामिन देना है तो वहां पे आपका उत्तर होगा सी, विटामिन सी। अगला है कि पेप्सिन एंजाइम भोजन के प्रोटीन को किसमें बदल देता है? तो जो पेप्सिन एंजाइम होता है ये भोजन के प्रोटीन को पेप्टोन में बदलता है। मतलब जो हम प्रोटीन लेते हैं उसको ये पेप्टोन में तथा पॉलीपेप्टाइड में बदल देता है। तो अगला है कि Ca+ यानी कि यहाँ पे छूट गया है, मूत्र में Ca+ के अधिक क्षरण का कारण क्या होता है? ये होता है विटामिन डी की कमी। मतलब अगर आपके शरीर में विटामिन डी की कमी है तो जो मूत्र होगा उसमें कैल्शियम की मात्रा अधिक गिरेगी। अगला है कि मांसपेशियों में पीड़ा का कारण क्या होता है? ये होता है विटामिन सी की कमी से। विटामिन सी मतलब कि खट्टे फल और विटामिन सी की कमी से होता है स्कर्वी। अगला है कि किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो कोबाल्ट होता है B12 में। मतलब विटामिन कई होता है बी में, B1 B2, तो जो B12 होता है इसमें कोबाल्ट होता है। अगला है कि एक प्रकार का मिश्रित जीव हैलाइकिन पसीने का मुख्य उपयोग है। क्या करता है जो ये हैलाइकिन होता है? तो जो पसीना शरीर का होता है ये शरीर के टेम्परेचर को नियंत्रित रखता है। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने पर थकान का अनुभव होता है? तो ये होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल एक ऐसा अम्ल है जो कि जब इसका जमा होता है मांसपेशियों में तो वहां पे आपके शरीर में थकान होने लगती है। अगला है कि वह रेडियो समस्थानिक जिसे परिवहन तंत्र में खून के थक्के का पता लगाने हेतु प्रयोग में लाया जाता है यह है सोडियम 24। यह एक रेडियो समस्थानिक है जिसका परिवहन तंत्र में अगर खून का थक्का कहीं बन रहा है तो उसका पता लगाने के लिए प्रयोग किया जाता है। तो अगला क्वेश्चन है कि मनुष्य के अंगों में हानिकारक विकिरणों में सबसे कम सुप्रभाव्य अंग कौन है? तो ऐसा अंग है मानव शरीर का वसीकी जिसको हम मस्तिष्क बोलते हैं। वृक्क किस पोषक तत्वों का अधिशेष भाग का निष्कासन करता है? जो वृक्क है वो किस पोषक तत्वों के अधिशेष भाग का निष्कासन करता है? तो यह है शर्करा, अमीनो अम्ल और इसके अलावा और भी कुछ होते हैं। मतलब कि शर्करा और अमीनो अम्ल का वृक्क के द्वारा निष्कासन किया जाता है। अगला है कि पेशी तंत्र संकुचन कभी कभी बंद कर देते हैं, क्यों? तो पेशी तंत्र में संकुचन कभी कभी बंद होने का कारण है लैक्टिक अम्ल का जमा होना। देखिए यही वो लैक्टिक अम्ल है जो जमा होता है तो थकान महसूस होने लगती है। अगला है कि जिगर में प्रोथाइबिन नामक पदार्थ के निर्माण में क्या चीज भाग लेता है? तो ये होता है रक्तस्राव रोधी पदार्थ। मतलब जो रक्तस्राव रोधी पदार्थ होते हैं ये जिगर के प्रोथाम्बिन नामक पदार्थ के निर्माण में भाग लेते हैं। अगला है कि मूत्र का अपेक्षित घनत्व कितना होता है या फिर क्या होता है? तो ये हमेशा जल से अधिक होता है। आगे बढ़े तो आगे है कि वसाएं होती है। तो वसा मतलब जल में घुलनशील होती है या फिर अघुलनशील होती है। तो वसा जल में अघुलनशील मतलब कि नहीं घुलती है, मतलब तेल पानी में नहीं घुलेगा। रुधिर स्कंदन में प्रभावी विटामिन कौन सा होता है? रुधिर के स्कंदन के लिए ये होता है विटामिन के।
सीमेंट और अस्थियां दोनों में विद्यमान होने वाला तत्व कौन सा है? तो ऐसा तत्व है केवल कैल्शियम, जो कि सीमेंट में पाया जाता है और हड्डियों में भी पाया जाता है। शरीर की सबसे बड़ी हड्डी है फीमर, जो कि जांघ में होती है, और सबसे छोटी हड्डी है स्टेपिज, जो कि मध्य कान में होती है। अगला है कि केरोटीन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है। केरोटीन प्रोटीन शरीर में पाया जाता है कहाँ पे? तो बालों और त्वचा में। पहला क्वेश्चन है कि किस सुल्तान ने अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित की? देखिए, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है। यह है मोहम्मद बिन तुगलक, जो कि एक तुगलक वंश का शासक था। इसको पगला सुल्तान भी कहा जाता है। पगला सुल्तान, पगला सुल्तान कहने के पीछे कारण यह है कि इसने पहले अपनी राजधानी दिल्ली से दौलताबाद स्थानांतरित किया। दौलताबाद मतलब कि आज का मुंबई वाला एरिया पकड़ लीजिए। और बाद में जब वहाँ पे लोग जाकर सेटल होने लगे तो फिर इसने कहा कि नहीं, फिर से आप दिल्ली चलिए। तो आज के जैसे उस समय यात्रा के साधन नहीं थे और ढेर सारे लोग आने जाने में ही मर गए। दरअसल भले ही लोगों की दृष्टि में ये एक पगला सुल्तान था, लेकिन इसने अपने जाने भर में कई अच्छे काम किए, लेकिन उसका रिजल्ट बुरा निकला। जैसे अगर आप देखेंगे इतिहास में तो कई बार क्या होता है कि जो दिल्ली वाला आप एरिया पढ़ते हैं, इस पे जो आक्रमण हुए हैं ये हुए हैं अफगानिस्तान से, इसके बाद मध्य एशिया से। ये सारे जो आक्रमणकारी थे इधर से ही आते थे, और दिल्ली चूंकि इससे नज़दीक पड़ता था और आसानी से वो राजा के पास पहुंच जाते थे। इससे बचने के लिए मोहम्मद बिन तुगलक ने कहा कि अगर हम अपनी राजधानी को मध्य भारत में कहीं पर बना लेते हैं तो हमको यहाँ पे इनसे सामना करने की झंझट नहीं होगी, हम थोड़ा सा प्रोटेक्ट महसूस करेंगे। लेकिन दुर्भाग्य ये था कि जब ये कहा कि दौलताबाद चलिए और वहाँ पे जब लोग जाने लगे, मतलब उस समय तो घोड़े थे, हाथियाँ थी या फिर पैदल लोग जा रहे थे, तो जब लोग जाने लगे, जब वहाँ जाके बसने लगे तो वहाँ पे अकाल पड़ गया। जब वहाँ पे भारी अकाल पड़ा तो लोग पानी के बिना मरने लगे। जब मोहम्मद बिन तुगलक ने देखा कि यहाँ पर तो हालत बहुत बुरी हो गई है, तो उसने फिर कहा कि नहीं, आपको दिल्ली चलना चाहिए। अब लोग जब दिल्ली वापस आने लगे तो लोग वैसे भी कई सारे लोग मर गए, इसीलिए इसे पगला सुल्तान कहा जाता है। एक कारण और है पगला सुल्तान कहने का, और ये है एक पेपर वाला पैसा चलाना। पेपर वाला पैसा का क्या मतलब है? जैसे कि आज आप देखते हैं कि इतनी बड़ी नोट है, इस पे लिखा गया है 100, और इतना ही बड़ी नोट है, इस पे लिखा गया है 200। कलर थोड़ा बहुत चेंज है, तो इस पे 100 लिखा है तो इसकी वैल्यू है 100 रुपए की। उतना ही बड़ी नोट है और इसकी वैल्यू है 200 रुपए की। लेकिन उस समय क्या होता था कि अगर आपके पास इतना सोना है तो इसकी वैल्यू कुछ है, और यही सोना अगर इसका दोगुना है तो इसकी वैल्यू दोगुना हो गई। तो मोहम्मद बिन तुगलक ने इसको हटा करके तांबे के सिक्के चलवाए। तांबे के सिक्के चलवाने का मतलब यही था कि तांबे के एक आकार के सिक्के बनाए गए और उस पे लिखा गया, इस पे 10, इस पे 20, इस पे 50। मतलब आकार तो वही रहेगा, जो इस पे लिखा होगा ये माना जाएगा। लेकिन उस समय भी कालाबाजारी हुई और बाद में ये भी स्कीम को उसे वापस करना पड़ा। अगला है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ये प्रारंभ की गई 1951 में। देखिए, पंचवर्षीय योजना का क्या मतलब है कि यहाँ पे 5 सालों के लिए स्कीम बनाई जाती थी, तो ये शुरू की गई थी 1951 से। अगला है कि चीनी यात्री वेनसांग ने किस विश्वविद्यालय में अध्ययन किया? कई बार पूछा गया है कि ये किसके शासन पीरियड में भारत आया, तो ये आया था हर्षवर्धन के टाइम पीरियड पे, और जो इसने अध्ययन किया ये किया नालंदा, मतलब आज के बिहार में। अगला है कि कौन सा रक्त समूह सर्वदाता कहा जाता है? मतलब क्या होगा कि अगर किसी को ब्लड डोनेट करना है तो कोई किसी को अपना ब्लड डोनेट नहीं कर सकता, सबका अलग अलग ग्रुप है, उसमें भी कई कंडीशन है, तो फिर भी एक ऐसा ग्रुप है जो किसी को भी ब्लड दे सकता है, और ये है ओ। मतलब अगर आपका ब्लड ग्रुप ओ है तो आप किसी को ब्लड दे सकते हैं। उसी तरह पूछा जाता है कि ऐसा ग्रुप कौन सा है जो किसी से भी ब्लड ले सकता है, तो ये है ए बी। ए बी को सर्वग्राही बोला जाता है, सर्वग्राही। अगला है कि मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं? ये होती हैं 206। देखिए, अगर यही क्वेश्चन पूछा जाए कि बच्चों के शरीर में, जो नवजात शिशु हैं उनके शरीर में कितनी हड्डियां होती हैं, तो ये होती हैं 320 या फिर 300 के आसपास, जो भी आपका विकल्प रहेगा आप उसे ट्रिक कर सकते हैं। अब होता क्या है कि जब ये बच्चे बड़े होते हैं तो कुछ हड्डियां तो उनकी मांसपेशियां बन जाती हैं, और इस तरह उनके शरीर में केवल और केवल 206 हड्डियां ही बचती हैं।
अगला है कि सूर्य के प्रकाश में कौन सा विटामिन मिलता है, तो ये है विटामिन डी। विटामिन डी कैसे मिलता है शरीर में, तो देखिए ऐसा नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में विटामिन डी होता है। विटामिन डी बनता है आपके शरीर में। सूर्य का प्रकाश जब आपके चमड़ी पे पड़ता है तो जो फैट होता है आपके शरीर के अंदर का, ये विटामिन डी बनाता है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि सूर्य के प्रकाश में ही विटामिन डी होता है। तो जरूरी ये है कि ये प्रकाश आपके शरीर पे लगे, डायरेक्ट आपकी चमड़ी पे लगे, तब विटामिन डी आपको मिलेगा। अगला है कि मादा एनोफिलीज मच्छर के काटने से कौन सा रोग होता है, तो ये होता है मलेरिया। दरअसल मच्छर तो दो होते हैं, मादा और नर। तो नर वाले मच्छर के काटने से कुछ नहीं होता है, लेकिन जो उसमें मादा मच्छर होती हैं उनके काटने से मलेरिया होता है। अगला है कि टेलीफोन का आविष्कार किसने किया था, तो ये किया गया था, टेलीफोन है ये, टेलीफोन का आविष्कार तो ये किया गया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल के द्वारा। इसी तरह कई सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे कि कई बार पूछा गया है कि वायुयान की खोज किसने की, तो अगर आपको पता है तो कमेंट करके बताइए। वायुयान की खोज की गई थी राइट्स ब्रदर्स के द्वारा। इसके अलावा कई बार पूछा गया है कि माइक्रोफोन के आविष्कार किसने किया, तो माइक्रोफोन का आविष्कार अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने किया था। इसके अलावा कई बार पूछा गया है कि एक्सरे की खोज, तो एक्सरे की खोज W.C. रोजहंटन ने किया था। एक भारतीय वैज्ञानिक है, उन्होंने रमन प्रभाव के बारे में बताया। क्या आप उनका नाम कमेंट करके बता पाएंगे। इनको 1930 में नोबेल पुरस्कार मिला और 1954 में भारत रत्न से नवाजा गया। आपको उनका पूरा नाम कमेंट करके बताना होगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि प्रकाश की गति कितनी होती है, तो प्रकाश की गति ये है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होती है। किलोमीटर में आप इस तरह लिख सकते हैं। पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है, यह सबसे पहले किसने बताया था, ये सबसे पहले बताया गया कापरनिकस के द्वारा। मतलब जो कापरनिकस थे उन्होंने सबसे पहले बता दिया कि जो पृथ्वी है ना, ये सूर्य का चक्कर लगाती है। अगला है कि प्रकाश वर्ष का संबंध किससे है। मतलब अगर हम बात करें कि ये इतना प्रकाश वर्ष है, ये उतना प्रकाश वर्ष है, तो प्रकाश वर्ष मतलब क्या होता है, तो प्रकाश वर्ष मतलब है दूरी। ठीक है, खगोलीय दूरी। अगला है कि स्वर्ण मंदिर कहाँ पर स्थित है, तो स्वर्ण मंदिर स्थित है अमृतसर में। कई सारे क्वेश्चन ऐसे बनते हैं, जैसे जो आगरा का ताजमहल है ये किस नदी के किनारे है, तो ये है किस नदी के किनारे, आप बता पाएंगे, यमुना। अयोध्या किस नदी के किनारे है, चलिए कमेंट करके बताइएगा। अयोध्या किस नदी के किनारे है, कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। अगला है कि चार मीनार कहाँ पर स्थित है, तो यह है हैदराबाद में। कुतुब मीनार दिल्ली में। गेटवे ऑफ इंडिया कहाँ पर है, तो मुंबई में। और इंडिया गेट, इंडिया गेट कहाँ है, तो इंडिया गेट दिल्ली में है। और गेटवे ऑफ इंडिया तो ये है मुंबई में। ये सारे छोटे छोटे फैक्ट हैं जो आपको पता होना चाहिए। अगला है कि घेघा रोग किसकी कमी से होता है, तो घेघा रोग होता है आयोडीन की कमी से। दरअसल होगा क्या कि आप जो गला है उसमें फूल जाता है, तो ये घेघा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से क्या होता है, बताइए। चलिए हम बता देते हैं। विटामिन ए की कमी से होता है रतौंधी, बी की कमी से बेरी बेरी, सी की कमी से स्कर्वी, और विटामिन डी की कमी से रिकेट्स। रिकेट्स में क्या होता है कि जो बच्चे होते हैं उनकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। अगला है कि कौन सी ग्रंथि इंसुलिन स्रावित करती है, तो ये है अग्नाशय। देखिए आगे बढ़े उससे पहले जरूरी है कि आप इस वीडियो को जरूर लाइक करिए, और अगर आप चाहते हैं इसके और भी सारे पार्ट को देखना, तो या तो आप एप्लीकेशन डाउनलोड करिए या फिर प्लेलिस्ट में जाकर आप उन सबको देख पाएंगे। वहां जाकर आप इसका PDF डाउनलोड कर सकते हैं, इसको लाइन बाय लाइन पढ़ भी सकते हैं। अगला है कि डूरंड कप का संबंध किस खेल से है, तो यह है फुटबॉल से। जैसे कि कई बार पूछा गया है कि क्रिकेट मैच का संबंध इसमें से किस कप से है, तो वर्ल्ड कप से। उसी तरह डूरंड कप है फुटबॉल से। भारत का सबसे बड़ा बांध कौन है, तो यह है हीराकुंड बांध। संविधान की 8वीं अनुसूची में कितनी भारतीय भाषाओं को मान्यता दी गई है, तो यह 22। सारे आसान क्वेश्चन है, कोई भी इसमें हार्ड क्वेश्चन नहीं है। चीन की मुद्रा कौन सी है, तो चीन की मुद्रा है युआन। भारत की मुद्रा कौन सी है, तो रुपया। पाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है, तो पाकिस्तान की मुद्रा भी है रुपया, लेकिन ये पाकिस्तानी रुपया है। उसी तरह श्रीलंका की मुद्रा भी रुपया है, लेकिन ये श्रीलंकाई मुद्रा है। अगला है कि रेड क्रॉस के संस्थापक कौन थे, तो ये है हेनरी डुनांट। रेड क्रॉस एक हेल्थ रिलेटेड वर्ल्ड लेवल की संस्था है। हीमोग्लोबिन की कमी से होने वाला रोग कौन सा है, तो हीमोग्लोबिन की कमी से होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है खून की कमी, खून की कमी।
अगला है कि भारत की कोकिला कौन कहलाती है? भारत की कोकिला, तो भारत की कोकिला कहा जाता है सरोजिनी नायडू को। ये उपनाम वाले क्वेश्चन हैं। जैसे कि लौह पुरुष के बारे में कई बार पूछा गया है, तो लौह पुरुष हैं सरदार वल्लभ भाई पटेल। लौह पुरुष किसको कहते हैं? सरदार वल्लभ भाई पटेल को। राजा जी किसको कहते हैं? राजा जी, तो राजा जी कहा जाता है राजगोपाल चारी को। इसके अलावा चाचा नेहरू किसको कहते हैं? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू को। इसके अलावा महामना किसको बोलते हैं? तो महामना बोलते हैं मदन मोहन मालवीय को। और गुरुदेव किसको बोलते हैं? चलिए आप भी कुछ कमेंट करके बताइए। तो गुरुदेव बोलते हैं रविंद्रनाथ ठाकुर को। इसके अलावा दादा मुनि किसको बोलते हैं? कई बार पूछा गया है, हार्ड क्वेश्चन जब बनते हैं तो ये पूछा जाता है। दादा मुनि बोलते हैं अशोक कुमार को। इसके अलावा कई हैं, तो बाल पाल लाल में बाल कौन है? तो बाल हैं बाल गंगाधर तिलक। आगे बढ़ते हैं, तो अगला है कि दिल्ली में कुतुब मीनार किसने बनवानी शुरू की थी? तो ये है कुतुबुद्दीन ऐबक। किसके नाम पे बनवानी शुरू की? क्या इसने खुद के नाम पे बनवाया? तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी एक सूफी संत थे, उनके नाम पे कुतुबुद्दीन ऐबक ने कुतुब मीनार का निर्माण शुरू कराया। कुतुबुद्दीन ऐबक 1206 से लेकर के 1210 तक रूल कर पाया, केवल 4 साल। केवल 4 साल इसलिए क्योंकि ये गुलाम था और इसको शासन करने का टाइम बाद में मिला, और तब तक 4 साल में इसकी डेथ हो गई चौगान खेलते हुए। इसके बाद चूंकि कुतुब मीनार का काम पूरा नहीं हुआ था, तो उसको पूरा करवाया गया इल्तुतमिश के द्वारा। अगला है कि बनारस हिंदू विश्वविद्यालय के संस्थापक कौन थे? तो ये थे महामना मदन मोहन मालवीय। अर्थशास्त्र के लेखक कौन है? तो अर्थशास्त्र के लेखक हैं चाणक्य, जिनको कौटिल्य भी बोला जाता है। देखिए, ये अर्थशास्त्र का मतलब इकोनॉमिक्स नहीं है, इसमें यह बताया गया है कि एक राजा को कैसे राज्य करना चाहिए। विवेकानंद स्मारक कहाँ पर स्थित है? तो यह है कन्याकुमारी में। दक्षेस का मुख्यालय कहाँ पर है? दक्षेस मतलब कि सार्क सम्मेलन के बारे में आपने पढ़ा होगा। यह है काठमांडू नेपाल में। भारत की तट रेखा की लंबाई कितनी है? मतलब जो ऐसे स्टेट जो समुद्री रेखा के किनारे हैं, यह है 7516 किलोमीटर। अगला है कि विटामिन सी की कमी से कौन सी बीमारी होती है? तो विटामिन सी की कमी से होती है स्कर्वी। स्कर्वी में होगा क्या कि जो आपके होंठ हैं ये फटने लगेंगे। जब विटामिन सी की कमी होती है शरीर में, तो ऑटोमेटिक विटामिन डी की कमी होने लगती है। इसलिए जरूरी है कि विटामिन सी की मात्रा बनी रहे। कहाँ पाया जाएगा ये? तो खट्टे फलों में। जो भी खट्टे फल हैं उसमें अधिकतर विटामिन सी पाया जाता है। देखिए, कहा जाता है कि दूध में सब कुछ पाया जाता है, लेकिन विटामिन सी एक ऐसा विटामिन है जो कि दूध में नहीं पाया जाता है। इसलिए जरूरी है कि अगर आप दूध के भरोसे हैं तो आपको खट्टे फलों का सेवन भी करना चाहिए। विटामिन डी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो विटामिन डी की कमी से होता है रिकेट्स। किस विटामिन की कमी से खून का थक्का नहीं जमता है? तो ये है विटामिन के। और विटामिन ई की कमी से कौन सा रोग होता है? ये होता है बाझपन। मतलब कि प्रजनन रिलेटेड जो भी रोग होते हैं, ये विटामिन ई की कमी से होते हैं। आगे बढ़ें उससे पहले आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ एप्लीकेशन जरूर डाउनलोड करिए और इसे शेयर भी करिए ताकि और भी लोग इससे जुड़ पाएं। अगला है कि विटामिन सी का रासायनिक नाम क्या है? तो यह है एस्कॉर्बिक एसिड, यानी कि एस्कॉर्बिक अम्ल। वसा में घुलनशील विटामिन कौन कौन से हैं? वसा में घुलनशील, देखिए 2 चीजें हैं जो आप अच्छी तरह समझ लीजिए। बी और सी, ये 2 विटामिन ऐसे हैं जिनको अगर आप लेते हैं एक्स्ट्रा मात्रा में, जैसे कि आपको चाहिए कम लेकिन आप इसको ज़्यादा ले रहे हैं, तो उससे होगा क्या कि जो भी ज़्यादा होगा आपके पेशाब के माध्यम से ये बाहर निकल जाएगा। लेकिन इसके उल्टा अगर आप विटामिन ए या फिर ई ले रहे हैं और ये ज़्यादा ले रहे हैं, तो ये बाहर नहीं निकलेगा, ये आपके शरीर के वसा में घुल जाएगा। तो विटामिन ए और ई वसा में घुलता है और विटामिन बी और सी पानी में घुलता है, तभी तो पेशाब के माध्यम से ये बाहर निकल जाता है। साधारण नमक का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है NaCl, जिसमें Na का जो परमाणु क्रमांक है 11 है और Cl का परमाणु क्रमांक कितना होता है बताइए कमेंट करके। 17, परमाणु भार 35। सोडियम का परमाणु क्रमांक 11, परमाणु भार 23। अगला है कि हंसाने वाली गैस का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है नाइट्रस ऑक्साइड, यानी कि N2O। कहा जाता है कि अगर कोई इस गैस को सूंघ ले तो उसकी डेथ हो जाएगी हंसते हंसते। धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या होता है? तो ये होता है सोडियम कार्बोनेट। धावन सोडा मतलब Na2CO3।
अगला क्वेश्चन है कि पीतल किन दो धातुओं का मिश्रण है? तो यह है तांबा और जस्ता। कैल्सीफेरॉल किस विटामिन का रासायनिक नाम है? तो यह है विटामिन डी का। विटामिन सी का क्या नाम था? एस्कॉर्बिक एसिड, अभी हमने कवर किया है। तो अगर आप हमारी ये सारी वीडियो को देखे होंगे आप लुसेंट के लिए जो 100 वीडियो अपलोड हैं, अगर आपने उन सभी को देखा होगा तो ये सारे क्वेश्चन रिपीट हो रहे हैं। तो जरूरी है कि आप इसके अलावा भी उन सभी वीडियो को जरूर देखिए। नेत्रदान में नेत्र के किस भाग का दान दिया जाता है? ये होता है कॉर्निया। जैसे आपने सुना होगा कि उसने नेत्रदान किया है, मरने के बाद उसकी आंखें निकाल ली जाती हैं, तो आंखों का कौन सा हिस्सा निकाला जाता है? आंख में तो कई हिस्से हैं, पलक हैं, पुतली हैं, कार्निया है, रेटिना है, तो कार्निया निकाली जाती है, केवल कार्निया। किस विटामिन में कोबाल्ट होता है? तो यह है विटामिन B12। कोशिका का पावर हाउस किसे कहा जाता है? यह है माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया को पावर हाउस ऑफ सेल बोला जाता है। अगला है कि दक्षेस में कितने सदस्य देश हैं? दक्षेस मतलब सार्क जिसका मुख्यालय है काठमांडू नेपाल में, इसमें 8 हैं, भारत, नेपाल, बांग्लादेश, श्रीलंका, मालदीव, भूटान, पाकिस्तान और अफगानिस्तान। विश्व में अभ्रक का सबसे ज्यादा उत्पादन कौन सा देश करता है? ये करता है भारत। क्या आप बता पाएंगे कि चावल का उत्पादन कौन सबसे अधिक करता है? चीन। अगर भारत की बात करें तो भारत में वेस्ट बंगाल। और भारत में गेहूं का उत्पादन सर्वाधिक उत्तर प्रदेश। कम जगह में सबसे अधिक पंजाब। जूट का सर्वाधिक उत्पादन भारत में वेस्ट बंगाल। भारत में अंडे का कटोरा किसको कहते हैं? किस स्टेट को अंडे का कटोरा कहते हैं? ये आप कमेंट करके बताइएगा। अंडे का कटोरा किस स्टेट को कहते हैं? ये आपके लिए क्वेश्चन है और कमेंट करके बताइएगा सभी लोग। अगला है कि ग्रैंड ट्रंक रोड किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था शेर शाह सूरी के द्वारा। ये सूर्यवंश का शासक था और ये रिलेट करते थे अफगानिस्तान से। राज किया है बिहार के सासाराम में, और सासाराम में ही इनकी डेथ होने के बाद इनकी ताबूत भी इनका बनाया गया। विटामिन बी की कमी से कौन सा रोग होता है? तो ये होता है बेरी। आगे बढ़ते हैं। तो अगला है कि लाल रक्त कणिकाओं का निर्माण हमारे शरीर के किस भाग में होता है? ये होता है बोन मेरो में, मतलब अस्थि मज्जा में। और ब्लड में दो चीजें होती हैं, एक होता है आरबीसी रेड ब्लड सेल और एक होता है डब्ल्यूबीसी। बात की गई है इसमें आरबीसी की। राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? तो हर साल मनाया जाता है 28 फरवरी को। ब्लड प्रेशर मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? तो यह है स्फेनोमैनोमीटर। ब्लड प्रेशर नापने के लिए स्फेनोमैनोमीटर का उपयोग किया जाता है। कंप्यूटर की परमानेंट मेमोरी क्या कहलाती है? तो कंप्यूटर में दो मेमोरी होती हैं, एक होता है रोम जिसको हम बोलते हैं रीड ओनली मेमोरी, एक होता है रैम जिसको हम बोलते हैं रैंडम एक्सेस मेमोरी। कंप्यूटर में सीपीयू होता है जिसे हम कंप्यूटर का दिमाग कहते हैं, इसका है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। ये सारे आपको एप्लीकेशन में मिल जाएंगे अलग अलग। सीपीयू में एक होता है एएलयू जो कि मैथ वाला काम करता है, इसका फुल फॉर्म है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। चलिए आगे बढ़े, लेकिन कमेंट करके आप बताइए एटीएम का फुल फॉर्म। आप में से ढेर सारे लोग ऑटोमेटिक कहेंगे, लेकिन ऑटोमेटिक नहीं होता है। पहले ही हम बता देते हैं ऑटोमेटिक नहीं होता है। क्या होता है कमेंट करके बताइएगा। अगला है कि वर्ष 2018 का फुटबॉल विश्व कप किस देश में आयोजित किया गया था? तो ये हुआ था रूस में। अगला है कि किस अधिवेशन में कांग्रेस उदारवादी और उग्रवादी मतलब कि गर्म दल और नरम दल में बट गई? तो ये था सूरत का अधिवेशन 1907 में। ये लोग फिर बाद में जुड़ गए थे। कब? 1916 में। कहाँ पे? लखनऊ में। तंजौर का बृहदेश्वर मंदिर किसने बनवाया था? तो ये बनवाया गया था प्रथम चोल राजा के द्वारा और ये है राज राजा। अगला है कि मुगल सम्राट अकबर का जन्म कहाँ पे हुआ था? ये हुआ था अमरकोट के दुर्ग में 1542 को। इसके पिता का नाम था हुमायूं और 14 साल की उम्र में हुमायूं की डेथ हो गई और 14 साल की उम्र में अकबर को राजा बना दिया गया 1556 में। अगला है कि वर्ष 2014 का फुटबॉल कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था ब्राजील में। देखिए ये सारे क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं, इसलिए इसमें आपको लिख रहा है कि कहाँ होगा, इस तरह के क्वेश्चन आपको देखने को मिल रहा है। वर्ष 2014 का कॉमनवेल्थ गेम ग्लासगो स्कॉटलैंड में हुआ था। ये सारे क्वेश्चन पुराने हैं तो इसको हम छोड़ देते हैं यहाँ पे। संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? तो ये है लोकसभा अध्यक्ष। दरअसल होता क्या है कि वैसे तो लोकसभा का सेशन अलग, राज्यसभा का सेशन अलग होता है, लेकिन कई बार
जब किसी मुद्दे पे बात नहीं बन पाती है तो संयुक्त सेशन बुलाया जाता है और ये बुलाने का अधिकार केवल और केवल प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को है। लेकिन प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया भले ही इस सेशन को बुला लेंगे, लेकिन जब इसके अध्यक्ष बनने की बात आएगी तो लोकसभा के अध्यक्ष ही इसके अध्यक्ष बनेंगे। भारत के प्रथम और लोकसभा अध्यक्ष कौन थे? तो इनको कहा जाता है गणेश वासुदेव मावलंकर, यानी कि जीवी मावलंकर। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जम्मू कश्मीर को प्राप्त था? तो ये था अनुच्छेद 370 और ये अब हटा लिया गया है, 2019 में हटा लिया गया है इसको। अगला है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो ये किया जाता है लोकसभा अध्यक्ष के द्वारा। देखिए होता क्या है कि धन विधेयक का एक बड़ा मसला है, बड़ी कहानी है। एक होता है लोकसभा, एक होता है राज्यसभा। जब कोई भी मुद्दा इसमें लाया जाता है कानून बनाने के लिए, तो इसमें वोटिंग होगी या फिर नॉर्मली बहस के बाद जैसे भी इसे पास कर लिया गया तो इसको भेजा जाएगा राज्यसभा में, और राज्यसभा को भी इसे पास करना जरूरी है। अगर ये राज्यसभा में रुक गया तो ये बिल नहीं बनेगा, कानून नहीं बनेगा। अब होगा क्या कि अगर ये धन विधेयक होगा तो राज्यसभा इसे नहीं रोक सकती है। अगर राज्यसभा इसे पारित नहीं करेगी तो 14 दिन बाद इसे ऑटोमेटिक पारित मान लिया जाएगा। हाँ, अगर राज्यसभा वापस कर देती है तो इसमें थोड़ा टाइम बढ़ जाता है, लेकिन एक बार वापस कर सकती है। तो धन विधेयक कहने से ये फायदा होता है कि राज्यसभा का इसमें कोई रोल नहीं होता है। इसलिए कई सारे विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें धन के बारे में बात ही नहीं है और उनको धन विधेयक कह के पास करा लिया जाता है। धन विधेयक कहने का अधिकार केवल और केवल लोकसभा अध्यक्ष को प्राप्त है। विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन है? एशिया। छोटा महाद्वीप कौन है? ऑस्ट्रेलिया। अगला है कि इंडिया गेट कहाँ पर है? तो इंडिया गेट है नई दिल्ली पे। गेटवे ऑफ इंडिया है मुंबई में। ताजमहल है आगरा में। आज़ाद हिंद फौज की स्थापना कहाँ पे की गई थी? ये की गई थी सिंगापुर में। शिक्षक दिवस कब मनाया जाता है भारत में? देखिए, एक होता है 5 अक्टूबर, एक होता है 5 सितंबर। तो पहले भारत में मनाया जाता है 5 सितंबर को, पूरे वर्ल्ड में मनाया जाता है 5 अक्टूबर को। तो ये चीज़ थोड़ी कंफ्यूजन है, आप इसे सही करिए। भारत में मनाया जाएगा 5 सितंबर को, वर्ल्ड में मनाया जाएगा 5 अक्टूबर को। खेल दिवस कब मनाया जाता है? तो खेल दिवस मनाया जाता है हर साल 29 अगस्त को। अगला है कि किसके जन्म दिवस पे खेल दिवस मनाया जाता है? तो यह है मेजर ध्यानचंद। हर साल कब मनाया जाता है? 29 अगस्त को। पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है पूरे वर्ल्ड लेवल पे? तो यह है 5 जून। करो या मरो का नारा किसने दिया था? महात्मा गांधी ने दिया था। कब दिया था? 1942 में। कहाँ पे? मुंबई में। जय हिंद का नारा किसने दिया? तो सुभाष चंद्र बोस ने, जिनको हम नेताजी के नाम से भी जानते हैं। इनका एक और नारा है दिल्ली चलो, जो कि काफ़ी प्रचलित है और यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन आपके परीक्षा में पूछे जाते हैं। अगला है कि वेदों की ओर लौट चलो, ये किसने कहा था? तो वेदों की ओर लौट चलो कहा गया था दयानंद सरस्वती के द्वारा। देखिए आगे बढ़े उससे पहले अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया है तो जरूर लाइक कर दीजिए। इस तरह की ढेर सारी वीडियो ऑलरेडी अपलोड है। इसके लिए आपको एप्लीकेशन डाउनलोड करना होगा, जिसका लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में और पहले कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो ये है भगत सिंह। और तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस। आराम हराम है, जवाहरलाल नेहरू। ये सारे तो डायरेक्ट क्वेश्चन है, आपको पता ही होना चाहिए। जय जवान जय किसान, लाल बहादुर शास्त्री। अगला है कि मारो फिरंगियों को, ये नारा किसने दिया था? तो मंगल पांडे। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये कहा गया था राम प्रसाद बिस्मिल के द्वारा। भारत का नेपोलियन कहा जाता है समुद्रगुप्त को। और समुद्रगुप्त को क्यों कहा जाता है? तो इसके कहने का कारण ये है कि ये एक महान शासक था और कहा जाता है कि जो इसके घोड़े थे ये तीनों समुद्र के पानी पिए थे। कहने का मतलब ये है कि बहुत सारे राजा ऐसे हैं जो कि दिल्ली, कन्नौज, यूपी और कुछ भाग मध्य प्रदेश तक ही रह गए, लेकिन जो समुद्रगुप्त था ये एक इकलौता ऐसा राजा था अपने टाइम पीरियड का जो इधर तक आया। हालांकि इसके बाद बहुत लोग आए, लेकिन उस समय की बात की जाए तो केवल यही था। अगला है कि सती प्रथा का अंत करने में सबसे अधिक प्रयास किसने किया? ये किया गया था राजा राम मोहन राय के द्वारा। 1829 में बैन किया गया लॉर्ड विलियम बेटिक के द्वारा। अगला है कि रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो ये किया गया स्वामी विवेकानंद के द्वारा, क्योंकि स्वामी विवेकानंद के जो गुरु थे
उनका नाम था श्री रामकृष्ण। गांधी जी का जन्म दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 2 अक्टूबर। पूरी जन्म तिथि आपको याद है? 2 अक्टूबर 1869। महात्मा गांधी का पूरा नाम मोहनदास करमचंद गांधी। देखिए 2 अक्टूबर को ही एक और व्यक्ति की जन्म तिथि है, उनका नाम आप हमें कमेंट करके बताइएगा कमेंट बॉक्स में। आसान क्वेश्चन है इसलिए आपसे पूछ लेते हैं। महात्मा गांधी का पूरा नाम यह है मोहनदास करमचंद गांधी। गांधी जी को महात्मा की उपाधि किसने दी थी? ये दिया गया था रविंद्रनाथ टैगोर के द्वारा, जिनको 1913 में भारत का पहला नोबेल पुरस्कार मिला। इसके बाद 1930 में मिला सीवी रमन को। माई एक्सपेरिमेंट विथ ट्रूथ इस पुस्तक के लेखक कौन है? तो ये हैं महात्मा गांधी। अगला है कि भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है? तो ये होता है भारत रत्न। भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। वैसे अगर सैनिक सम्मान पूछेगा तो परमवीर चक्र होगा, परमवीर चक्र। लेकिन ये नागरिक सम्मान पूछा है। नागरिक सम्मान मतलब कि नागरिक को दिया जा सके। फिल्म के क्षेत्र में दिया जाने वाला सर्वोच्च भारतीय पुरस्कार दादा साहब फाल्के पुरस्कार शुरू किया गया 1969 से। भारत का सर्वोच्च वीरता पदक का नाम बताइए। देखिए हमने यहीं पे बताया था आपको, परमवीर चक्र ये होता है। भारत का शेक्सपियर कहा जाता है कालिदास को। कंप्यूटर के पिता कहा जाता है चार्ल्स बैबेज को। अगला है कि अंतरिक्ष में जाने वाले प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन थे? तो यूरी गागरिन। ये प्रथम भारतीय नहीं है, प्रथम भारतीय है तो राकेश शर्मा हो जाएंगे। और प्रथम व्यक्ति की बात पूछी गई है तो ये हैं यूरी गागरिन, जो कि रूस से थे। चंद्रमा पर कदम रखने वाले पहले व्यक्ति नील आर्मस्ट्रांग, ये अमेरिका से थे। प्रथम भारतीय देखिए हमने आपको बताया राकेश शर्मा। और प्रथम भारतीय उपग्रह कौन है, इसे कब छोड़ा गया? तो आर्यभट्ट है, इसे रूस की सहायता से छोड़ा गया था 1975 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? तो इन समय है एंटोनियो गुटेरेस। ये पुराने हैं, ये अब हट चुके हैं। एंटोनियो गुटेरेस हैं जो कि पुर्तगाल से हैं और ये चेंज होते रहते हैं। तो जब भी आप परीक्षा देने जाइए आपको उस समय के महासचिव का नाम पता होना चाहिए। तो बस आज के इस वीडियो में इतना ही। इस वीडियो को लाइक करने के साथ इस ऐप को जरूर डाउनलोड करिए। आपके किसी भी वनडे एग्जाम के लिए ये ऐप बड़ा फ़ायदेमंद साबित होगा। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ अपने दोस्तों में ज़रूर शेयर करें। थैंक यू।